सबसे पहली योजना जो हमारे पास है वो हम डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण मित्र योजना को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड पहला टॉपिक हमारा 11 मार्च 2006, डेट आपको ध्यान रखनी है। 2006 में ये योजना लागू होती है और कहाँ से, तो श्रीनगर से प्रारंभ की जाती है। इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है और पर्यावरण मित्र अपॉइंट किए जाते हैं, पर्यावरण मित्र रखे जाते हैं गाँव में या फिर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जो अपशिष्ट है उसके निस्तारण की उचित व्यवस्था के लिए। तो जैविक अजैविक अपशिष्ट का निस्तारण ये सतत रूप से करते हैं जो कि पर्यावरण मित्र होते हैं। और अब इनका मानदेय जो है 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। तो ये फैक्ट आपको पर्यावरण मित्र योजना के बारे में ध्यान रखना है। शुरू कब हुई, 2006 में और श्रीनगर से। अगला हम डिस्कस करेंगे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है उद्यान ये 1931 में फ्रैंक स्मिथ के द्वारा इसकी स्थापना होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कभी खोज पूछ ली जाती है कि फूलों की घाटी खोज किसने करी, तो फ्रैंक स्मिथ ने करी थी। 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1982 ईयर आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 में, और 2005 में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2005 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। और यहाँ पर जो है 2 पर्वत हैं, नर और गंधमादन। इन दोनों पर्वतों के बीच में ये फूलों की घाटी स्थित है। और पुष्पावली जो है ये नदी यहाँ से होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ पादपों के नाम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पादप मुख्य रूप से, नीली पॉपी, सालम, पंजाब फेन कमल, पुष्प पदम आदि यहाँ पर जो हैं पादपों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास है दूधातोली श्रृंखला। तो दूधातोली श्रृंखला के बारे में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो दूधातोली श्रृंखला है ये आपका, इसको जो है उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली श्रृंखला को। और इसका विस्तार जो है चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जनपद में है। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। और 5 नदियों का उद्गम जो है दूधातोली श्रृंखला से होता है। इनमें आपकी पूर्वी नयार है, पश्चिमी नयार है, आटागाड़ है, बूनो नदी है और पश्चिमी रामगंगा है। तो इन नदियों का उद्गम जो है दूधातोली श्रृंखला से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। और यहाँ पर जो है एक और फैक्ट अगर मैं बताऊँ तो 12 जून को यहाँ पर एक मेला लगता है जो कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर 12 जून को उनकी याद में एक मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है यहीं पर है एक तरह से। तो गैरसेण में देखना है श्रृंखला में कोदिया बग्गड़ एक जगह है, कोदिया बग्गड़। तो जगह भी पूछ ली जा सकती है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ पर है, तो कोदिया बग्गड़ एक जगह है, तो वहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थित है। गैरसेण इसी क्षेत्र में आता है। गैरसेण जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये सभी को पता है। और गद्दी जनजाति के लोग जो हैं, गद्दी जनजाति के लोग यहाँ ग्रीष्मकाल में आते रहते हैं और ये यहाँ पर खरक नाम का अस्थायी निवास बनाते हैं गद्दी जनजाति के लोग। तो पूछा जा सकता है गद्दी जनजाति के लोग ग्रीष्मकाल में कहाँ जाते हैं, दूधातोली श्रृंखला के क्षेत्र में जाते हैं और यहाँ पर ये खरक नाम का अस्थायी निवास बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे मोदी सर्किट को। तो मोदी सर्किट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में मोदी सर्किट डेवलप किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 2019 में मोदी जी ने बेयर ग्रिल्स के साथ में रियलिटी शो के लिए भ्रमण किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो वहाँ पर क्या है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में मोदी सर्किट डेवलप किया गया है। उन्हीं स्पॉट पर जहाँ इन्होंने भ्रमण किया था, उन्हीं स्पॉट पर जहाँ पर मोदी जी ने भ्रमण किया था, मोदी सर्किट का विकास किया गया है। और ये प्रेरित किससे है, तो गेम्स ऑफ थ्रोन सर्किट जो है सर्बिया का, उससे प्रेरित ये मोदी सर्किट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है, पहली बात तो कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। 1983 से पहले यहाँ पर 3 अभ्यारण्य हुआ करते थे। एक तो राजाजी नाम से, एक मोतीचूर अभ्यारण्य और एक चिल्ला अभ्यारण्य। और इन तीनों अभ्यारण्यों को 1983 में मिलाकर सी राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया। तो 1983 में एक तरह से अगर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना पूछे तो 1983 आंसर होगा। और इससे पहले यहाँ पर 3 अभ्यारण्य थे, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। इन तीनों को मिलाकर ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया। 830 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। और हाथियों के लिए ये प्रसिद्ध है। हाथियों के अलावा यहाँ पर हिरन, चीते, मोर, सांभर आदि जीव भी देखे जाते हैं। और पक्षियों की यहाँ पर लगभग 315 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में।
आगे बढ़ते हैं और कुमाऊं हिमालय के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बन सकता है, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। 320 किलोमीटर का ये एरिया आता है इस बीच में, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का विस्तृत क्षेत्र कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये इसकी कुछ प्रमुख शिखर हो गए, नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल इसके जो है प्रमुख पर्वत शिखर हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं को डिस्कस करेंगे। जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड में काफ़ी विकास हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन अमूमन बनते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आपको क्या ध्यान रखना है, 12 फरवरी 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना होती है। कब होती है? 12 फरवरी 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना होती है। और इसके तहत जो परियोजनाएं संचालित हैं, सबसे पहली परियोजना हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर पथरी परियोजना। तो पथरी परियोजना जो आपकी है, ये आपका जो है हरिद्वार में गंगा नहर पर स्थित है और 21 मेगावाट की क्षमता की ये परियोजना है। तो ये आपको ध्यान रखना है पथरी परियोजना के बारे में। इसके अलावा गुलोगी जल विद्युत परियोजना की अगर बात की जाए तो गुलोगी जल विद्युत परियोजना जो है, ये सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो गुलोगी जल विद्युत परियोजना है। 1907 में इसकी स्थापना होती है और 1909 से विद्युत उत्पादन शुरू होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गुलोगी जल विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन कब से शुरू हुआ, तो 1909 से शुरू हुआ। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले विद्युत उत्पादन कब शुरू हुआ, तो सही आंसर आपका 1909 हो जाएगा। और गुलोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1907 में हो गई। मसूरी के भट्टा फॉल में स्थित है और 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। और एकमात्र ऐसी परियोजना है जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी, किया था इसको, और अभी तक ये कंटिन्यू विद्युत उत्पादन कर रही है। आगे देखते हैं। खटीमा परियोजना जो है ये शारदा नदी पर स्थित है, जो कि उधम सिंह नगर के रीजन में आता है और 42 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो खटीमा परियोजना को भी आपको ध्यान रखना है। रामगंगा परियोजना की अगर बात की जाए तो सीधी सी बात है, रामगंगा नदी पर है, इसको कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है और 151 मेगावाट की क्षमता जो है रामगंगा परियोजना की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रामगंगा परियोजना 151 मेगावाट की क्षमता की परियोजना है। टिहरी परियोजना की बात की जाए तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आपकी टिहरी परियोजना हो गई। भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर स्थित है और 2400 मेगावाट इसकी क्षमता है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित जो डैम है वो भी टिहरी डैम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला जो है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कौन से जनपद में है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में है, अलकनंदा नदी पर स्थित है और 330 मेगावाट की क्षमता इसकी है। पौड़ी गढ़वाल जनपद, अलकनंदा नदी और 330 मेगावाट की क्षमता जो है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की। अगला हमारे पास मनेरी भाली परियोजना है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना ये उत्तरकाशी जनपद में है, भागीरथी नदी पर है और इसकी क्षमता जो है 350 मेगावाट की है। तो ये परियोजनाएं आपको ध्यान रखनी है कुछ। आगे बढ़ते हैं। अब हम गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है उसको समझेंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, और आपको ध्यान रखने हैं इसकी सहायक नदियाँ। और देखिए, गंगा नदी के बारे में अगर बात की जाए तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड में गंगा नदी वो गंगा कहाँ से कहा जाता है, देव प्रयाग के बाद कहा जाता है। और देव प्रयाग तक जो है ये गंगा नदी जो है ये भागीरथी के नाम से बहती है, सभी जानते हैं भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और जो कि अलकनंदा से मिलती है देव प्रयाग में, और यहीं पर इसको क्या कहा जाता है, यहीं से आगे इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और इसके दो उपक्षेत्र हो गए, भागीरथी उपतंत्र और अलकनंदा उपतंत्र। तो अगर भागीरथी उपतंत्र की बात की जाए तो इसका उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर है, और जो कि उत्तरकाशी जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सहायक नदियाँ इसकी अगर बात की जाए तो मेद गंगा, दूध गंगा, राम गंगा और बाल गंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। और अलकनंदा उपतंत्र की बात की जाए तो इसका उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। सहायक नदियां अगर इसकी देखी जाए तो सरस्वती, पश्चिमी धौली गंगा, नाबालिका, मंदाकिनी और पिंडर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई, और दोनों आकर देवप्रयाग में मिलने के बाद आगे गंगा नदी कहलाती हैं। आगे देखिए, थोड़ा सा काली तंत्र को भी जान लेते हैं। काली तंत्र जो है, काली नदी की अगर बात की जाए तो इसका उद्गम अगर पूछ लिया जाए तो काली नदी का उद्गम जो है काला पानी नामक जगह पर होता है, काला पानी से इसका उद्गम होता है जो। और ब्रह्मदेव एक जगह पड़ती है, उसके बाद ब्रह्मदेव के बाद इसको काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है काली नदी को। और अगर एक और फैक्ट की बात की जाए, स्कंद पुराण में इसको श्याम नदी कहा गया है। श्याम नदी किस नदी को कहा जाता है, तो काली नदी को स्कंद पुराण में श्याम नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके भी दो उपतंत्र हैं। और एक और फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण
काली नदी करती है। तो सरयू उपतंत्र इसका पहला उपतंत्र है जो कि सरमूल नामक स्थान से उद्गमित होती है सरयू नदी। और कुमाऊं की पवित्र नदी किसे कहा जाता है, तो वो भी सरयू नदी को कहा जाता है और काली नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिलाम हिमनद से गौरी गंगा जो उपतंत्र है इसका उद्गम जो है मिलाम हिमनद से होता है, जो कि जौलजीबी नामक जगह, जौलजीबी जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है, यहाँ पर बग्वाल मेला भी लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये काली नदी से मिल जाती है। तो गौरी गंगा और काली गंगा का संगम कहा जाता है जौलजीबी को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये काली तंत्र हुआ। अगर हम बात करें यमुना का जो तंत्र है, यमुना नदी की अगर बात की जाए तो यमुना नदी का उद्गम जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। बंदरपूंछ श्रेणी जो है उत्तरकाशी जनपद में बंदरपूंछ श्रेणी, तो बंदरपूंछ श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और यमुना नदी का उत्तराखंड में जो प्रवाह है वो मुख्य रूप से उत्तरकाशी और देहरादून जनपद में है। उत्तरकाशी और देहरादून जनपद में मुख्य प्रवाह यमुना नदी का है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां आपको ध्यान रखनी होंगी यहाँ पर। हनुमान गंगा हो गया, ऋषि गंगा हो गया, टोंस नदी हो गया, भद्री गाड़ हो गया, बरनी गाड़ हो गया, ये जो है प्रमुख सहायक नदियां हो गई यमुना नदी की। अगला थोड़ा सा गौला नदी देखते हैं। गौला नदी का उद्गम पहाड़ पानी नामक जगह पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नंदौर एक नदी है जो कि देवोह नामक जगह है जो कि नैनीताल जनपद में पड़ती है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो ये कुछ नदियाँ जो है, नदियों के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हमने डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं। अब हम उत्तराखंड में फसल वितरण यानी कृषि से रिलेटेड एक आध प्रश्न बन सकता है, तो उसके रिलेटेड हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कलेक्ट करे हैं। 33.8% जो है जनसंख्या कृषि में संलग्न है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, तो वो 33.8% है। प्रमुख कृषि अगर बात की जाए तो प्रमुख कृषि या प्रमुख फसलों की अगर बात की जाए तो गेहूं जो है सबसे ज़्यादा भाग पर 33% भाग पर जो है गेहूं का उत्पादन होता है। और मुख्य उत्पादक जगहों का बात की जाए तो उत्तरकाशी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और देहरादून हो गया। तो ये गेहूं उत्पादक हो गए जिले। और चावल की अगर बात की जाए तो चावल 21 यानी दूसरी सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल जो है वो चावल है, जो कि 21.6% क्षेत्र पर उगाई जाती है। हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून जो हैं इसके प्रमुख उत्पादक हो गए। गन्ना की अगर बात की जाए तो गन्ना के बारे में ये ध्यान रखना है, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून प्रमुख उत्पादक हैं। वहीं अगर सरसों की बात की जाए तो अल्मोड़ा और देहरादून का नाम ध्यान रखना है। मक्का जो है रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, वैसे तो सभी जिलों में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जो है मुख्य क्षेत्र हो गए मक्का के। ऐसे ही जौ के टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी मुख्य क्षेत्र हो गए। तो ये फसल वितरण हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब उत्तराखंड में कृषि प्रकार को हम देखते हैं। कृषि प्रकार जो है उत्तराखंड में अलग अलग प्रकार की कृषि होती है। और यहाँ पर जो कृषि के प्रकार हैं उसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो प्रकार है वो समोच्च प्रकार की कृषि है। समोच्च प्रकार की कृषि क्या होती है, इसे कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। पहली बात तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि समोच्च कृषि को कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। और ये क्या होता है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी सुरक्षित रहती है कंटूर फार्मिंग से। और कंटूर फार्मिंग एक्चुअल होता क्या है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो ढाल होती है, ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग बिंदु, ढाल के ऊपर जो है एक ही ऊंचाई के अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एक तरह से, और उसी को हम क्या कहते हैं, कंटूर फार्मिंग कहते हैं। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी सुरक्षित रहती है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, इससे भूक्षरण कम होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, भूक्षरण कम होता है कंटूर फार्मिंग के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना, कंटूर फार्मिंग या फिर समोच्च कृषि। सीढ़ीदार खेती की अगर बात की जाए तो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती होती है। और इस पद्धति का प्रयोग जो है इसलिए किया जाता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल अधिक होती है। तो ढाल अधिक होने के कारण क्या होता है कि सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं हो पाएगी, पानी बह जाएगा पूरी तरह से, भूक्षरण ज़्यादा होगा। तो इसलिए एक तरह से सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं और सीढ़ीदार खेतों में कृषि का कार्य किया जाता है। तो सीढ़ियों के रूप में परिवर्तित किया जाता है खेतों को। दूसरा जो हमारे पास है स्थानांतरण कृषि, इसका भी मुख्य जो है पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानांतरण कृषि की जाती है और इसे झूम खेती भी कहते हैं या झूमिंग भी कहते हैं। तो झूमिंग फार्मिंग या झूम कृषि जो है वो स्थानांतरण खेती को ही कहा जाता है। ये क्या होता है कि किसी स्थान पर जैसे खेती हो रही है, खेती अगर किसी स्थान पर हो रही है तो उस स्थान की उर्वरता जैसे ही कम होने लगती है, दूसरी जगह चुन ली जाती है और वहाँ अन्य जगह पर कृषि कार्यों को संपन्न किया जाता है। और इसके अलावा मैदानी खेती, ये मैदानी क्षेत्रों से संबंधित जो नदी घाटी प्रदेश हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, वहाँ पर मैदानी खेती की जाती है। जैसे कि हरिद्वार इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, हरिद्वार में जो है मैदानी खेती होती है। आगे बढ़ते हैं। कृषि भूमि को उत्तराखंड में 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है तलाव भूमि, एक होती है उपराऊ भूमि और एक होती है इजरान भूमि। इनके बारे में जान लेते हैं। तलाव जो भूमि है
जो घाटी के तलों पर जो है तलाऊ भूमि पाई जाती है। ये तलाऊ भूमि होती है यहाँ पर, क्योंकि घाटी का तल है तो यहाँ पर सिंचाई की उचित व्यवस्था है, तो तल पर सिंचाई की उचित व्यवस्था होगी, जाहिर सी बात है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सबसे अच्छी सिंचित भूमि एक तरह से तलाऊ भूमि हो गई, जो कि अब तलाऊ है, सिंचाई अच्छी है, तो इसलिए सबसे उपजाऊ भूमि भी जो होगी वो आपकी तलाऊ भूमि ही होगी। इसके अलावा उपराऊ की अगर हम बात करें तो उपराऊ जो भूमि है, ये उपराऊ भूमि जो है असिंचित भूमि है उपराऊ भूमि, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों के जो ऊपरी भाग है वहाँ पर इस भूमि को क्या कहते हैं, उपराऊ भूमि कहते हैं। इसके अलावा इजरान की अगर बात की जाए तो इजरान जो है ये वनों के मध्य, यानी जो जंगलों के मध्य जो भूमि है या वनों के किनारों पर जो भूमि है, एक तरह से इमेच्योर होती है, अपरिपक्व भूमि होती है, उपजाऊ होती नहीं है, तो अपरिपक्व ये भूमि है, वनों के मध्य पाई जाती है, इसको इजरान कहा जाता है। तो ये आपको तीन फैक्ट आपको कृषि भूमि के बारे में ध्यान रखना है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ पर्यावरण संबंधी आंदोलनों की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम चिपको आंदोलन की बात कर रहे हैं, चमोली के रैणी गांव से प्रारंभ होता है। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान होंगे। वनों की अवैध कटाई रोकने के लिए जो है यह आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया, तो गौरा देवी के द्वारा। मात्र 23 वर्ष की उम्र में 23 वर्ष की ये थी और विधवा स्त्री ये थी, और इनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। तो वनों को चिपक कर एक तरह से उनको काटने से बचाने के लिए, इसलिए इस मोमेंट का नाम जो है चिपको मूवमेंट पड़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इस आंदोलन को दिलाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी थे। तो इनके बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले चंडी प्रसाद भट्ट जी की बात करेंगे। तो इन्होंने दो एक तरह से संघ बनाए। एक तो श्रमिक सहकारी संघ की स्थापना भी इन्होंने करी, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना भी इन्होंने करी। कहाँ पर करी, चमोली में करी। तो दो फैक्ट तो इनके बारे में ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इनको प्राइज मिले हैं जो 1982 में रमन मैग्सेसे से। ये पूरा क्रम मैंने लगा दिया है, यहाँ पर क्रम लगाने को भी आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। 1986 में पद्म श्री, 2005 में पद्म विभूषण और 2013 में जो इन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। तो ये थे चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में कुछ फैक्ट। अब हम यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। तो ये फेमस पर्यावरणविद हैं, एक तो ये ध्यान रखना है। 1981 में इन्हें पद्मश्री मिला और 1984-85 में इन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया और 2009 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो दोनों ही व्यक्ति, सुंदरलाल बहुगुणा भी और चंडी प्रसाद भट्ट भी, दोनों को पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री भी दोनों को मिल चुका है। अब थोड़ा सा, गौरा देवी का जन्म जो है 1925 लाता गांव में होता है। 11 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता है और 22 वर्ष की जब इनकी एज होती है तो इनके पति का निधन हो जाता है। तो केवल 22 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी गौरा देवी, और इन्हें जो है वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में मिला। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनको पुरस्कार जो दिया गया है, वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया है 1986 में। आगे बढ़ते हैं। और पानी राखो आंदोलन 1986 में होता है, पानी राखो आंदोलन। और पानी राखो आंदोलन क्यों किया जाता है, पानी की कमी को दूर करने के लिए पौड़ी गढ़वाल के उपरेखाल एक गांव पड़ता है, उपरेखाल, तो वहाँ के युवाओं के साथ इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था और सूत्रधार इसके थे सच्चिदानंद भारती, सभी को पता है। दूधातोली विकास संस्थान की स्थापना करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, सच्चिदानंद भारती थे। तो ये फैक्ट आपको सच्चिदानंद भारती जी के बारे में ध्यान रखने हैं। अगला हमारे पास है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन का जो शुरू हुआ था 1995 में हुआ था। शुरू करने वाले व्यक्ति कल्याण सिंह रावत जी हो गए, तो इनका नाम ध्यान रखना है। मैती शब्द का शाब्दिक अर्थ मायका होता है, क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार किसी पेपर में। और विवाह के अवसर पर क्या होता है, वर वधू द्वारा एक पौधा रोपा जाता है। इस आंदोलन के ही तहत वर्तमान में भी ये चल रहा है। अभी भी जो विवाह के अवसर पर वर वधू द्वारा एक पौधा रोपा जाता है, जिसकी देखभाल जो वधू होती है उसकी सहेलियाँ करती हैं। इसके अलावा गांव की जो युवतियां हैं, इन्होंने मैती आंदोलन के संचालन के लिए एक अध्यक्ष चुनती हैं, जिसको ये दीदी कहती हैं। तो दीदी जो है क्या होती हैं, इनकी अध्यक्ष होती हैं। कुमाऊं परिषद से शुरू करेंगे। कुमाऊं परिषद से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। कुमाऊं परिषद के बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस देखते हैं। 1916 में स्थापना होती है। कहाँ पर, मझेड़ा में होती है, जो कि नैनीताल जनपद में आता है। तो कुमाऊं परिषद की अगर स्थापना पूछी जाए तो मझेड़ा नैनीताल में होती है, 1916 में होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखी जाए तो जीबी पंत, बद्रीदत्त पांडे, अब ये सारे नाम इसलिए लिख दिए गए हैं ताकि अगर पूछा जाए कि संस्थापकों में से कौन नहीं था, तो ये सारे हैं लक्ष्मी शास्त्री, इंद्रलाल शाह, हरगोविंद पंत, चंद्रलाल शाह, मोहन सिंह, प्रेम बल्लभ पांडे, भोलादत्त पांडे और मोहन जोशी। तो इन सब के नाम थोड़ा सा एक नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में दे देता है कि कुमाऊं परिषद के संस्थापक इनमें से कौन नहीं था। प्रमुख कार्य अगर देखे जाएं कुमाऊं परिषद के, तो कुल्ली बेगार प्रथा के खिलाफ एक विशाल आंदोलन इन्होंने चलाया। इसके अलावा नायक समाज सुधार समिति की स्थापना करते हैं, नायक समाज सुधार समिति, और नायक समाज सुधार आंदोलन भी
नायक समाज सुधार आंदोलन अगर पूछा जाए तो ये भी कुमाऊं परिषद के द्वारा चलाया गया और इसके अलावा नायक समाज सुधार समिति का गठन किया गया इनके द्वारा। इसके अलावा वन नीति, लाइसेंस नीति, वन बंदोबस्त आदि समस्याओं पर कई सफल आंदोलन करवाए गए कुमाऊं परिषद के द्वारा। और फाइनली 1926 में क्या होता है, इसका कांग्रेस में विलय हो जाता है। तो केवल 10 साल तक 1916 से 1926 तक कुमाऊं परिषद का कार्यकाल रहा 16 to 26 और 10 सालों में बहुत महत्वपूर्ण सुधारात्मक कार्य हुए थे। इसके प्रमुख अधिवेशन की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो अधिवेशन था 1917 में 1917 में होता है, कहाँ पर होता है, अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर ईयर दिया गया है, ईयर कहाँ पर, जगह का नाम दिया गया है, कहाँ पर संपन्न हुआ, तो ये जगह हो गई आपकी। इसके अलावा कौन इसके एक तरह से अध्यक्ष थे, तो ये भी देखना है हमें। तो 1917 में पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। 1918 में दूसरा अधिवेशन होता है जो कि हल्द्वानी में हुआ और तारादत्त गहरोला इसके अध्यक्ष थे। 1919 में कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में। 1920 में जो चौथा अधिवेशन है काशीपुर उधम सिंह नगर में होता है और हरगोविंद पंत इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा 1923 में 17, 18, 19, 20 याद रखने के लिए चार तो ईयर कंटिन्यू है, 17, 18, 19, 20। तो 17, 18, 19, 20 प्रथम चार अधिवेशन ये हो गए। और फिर 23 और 26, 23, 26 तो याद रखिएगा, इनका काल क्रमानुसार लगाने को भी आ सकते हैं। तो पांचवा अधिवेशन जो है टनकपुर में होता है, बद्रीदत्त पांडे अध्यक्षता करते हैं। और छठा अधिवेशन जो है ये गनिया ध्योली में होता है, गनिया ध्योली, और बैरिस्टर मुकुंदी लाल इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये हो गए पूरे 6 अधिवेशन हुए थे 1926 तक और 1926 में फाइनली इसका कांग्रेस में विलय हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको जरूर ध्यान रखना है, हेल्पफुल होगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास है पेशावर कांड के बारे में चर्चा करेंगे। तो द्वितीय रॉयल यूनिट 2/18 पूछा जाता है कि इस यूनिट के एक तरह से सैनिक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। चलिए अब हम पेशावर कांड की चर्चा करेंगे। पेशावर कांड जो है द्वितीय रॉयल यूनिट 2/18 पूछा जाता है बहुत बार कि चंद्र सिंह गढ़वाली किस यूनिट के सैनिक थे। तो 2/18 गढ़वाल राइफल्स यूनिट के सैनिक थे ये और हवलदार पद पर ये कार्यरत थे। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि 1930 में जब निहत्थे देशभक्त पठानों पर गोली चलाने से इन्होंने इनकार कर दिया था, तो वहीं से ये पेशावर कांड की शुरुआत होती है। तो पेशावर कांड के बारे में ये ध्यान रखना है, 2/18 गढ़वाल राइफल्स ये सैनिक थे और हवलदार पद पर थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और निहत्थे देशभक्त पठानों पर गोली चलाने से इन्होंने इनकार कर दिया था। इसी घटना को पेशावर कांड कहा जाता है। और क्या था इस दौरान, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में उत्तराखंड के सैनिक इसमें भाग लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था उनके बारे में ये ध्यान रखिए, दरबान सिंह और गब्बर सिंह नेगी दो ऐसे सैनिक थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। और विक्टोरिया क्रॉस एक ऐसा अवार्ड था जो तत्कालीन समय में सर्वोच्च सम्मान होता था। जैसे आज अगर भारत की बात की जाए तो भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, उस समय का सर्वोच्च सम्मान जो है तत्कालीन सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस ही होता था। ये भी आपको ध्यान रखनी है बात। आगे बढ़ते हैं। अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं गढ़वाल खंड। गढ़वाल क्षेत्र को एक तरह से नाम बहुत बार पूछे जाते हैं कि वैदिक काल में क्या कहा जाता है, महाभारत काल में क्या कहा जाता है। तो वैदिक काल में हेमंत देश कहा गया है, महाभारत काल में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। पुराण काल की अगर बात की जाए तो केदार खंड शब्द का प्रयोग किया गया है। और पुराणोत्तर काल का इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं। पुराणोत्तर काल में केदार मंडल भी बोला गया है, बद्रिका क्षेत्र कहा गया है, तपोभूमि कहा गया है और किरात मंडल भी कहा गया है। तो ये पुराणोत्तर काल के 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं, केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और केदार मंडल, किरात मंडल। तो ये चारों नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहले इतने नाम हुआ करते थे, बाद में क्या हुआ कि 52 गढ़ जो अलग-अलग हुआ करते थे उनको एक यूनिट करके जो है परमार शासक अजयपाल ने विजित किया था और उसके बाद इसका प्रॉपर नाम गढ़वाल हो गया। तो ये गढ़वाल क्षेत्र के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम कत्यूरी वंश की कार्य व्यवस्था देखेंगे, क्योंकि कत्यूरी वंश के करों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कत्यूरी वंश की जो कार्य व्यवस्था है, कर या आय प्राप्त करने के लिए नरपति पद का सृजन इन्होंने किया था। अगर अब पूछा जाए कि नरपति पद संबंधित था तो ये कर प्राप्त करने से संबंधित था और कत्यूरी वंश से संबंधित था। इसके अलावा भोगपति और सौल्किक, ये कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। भोगपति और सौल्किक नाम के 2 अधिकारी होते थे, भोगपति और सौल्किक, और इनका कार्य क्या होता था, करों की वसूली करना इनका कार्य होता था। तो करों को या आय प्राप्त करने के लिए पद था नरपति पद, और भोगपति और सौल्किक जो 2 अधिकारी थे इनका कार्य करों की वसूली करना था। इसके अलावा भट्ट एवं चार प्रसार, तो भट्ट और चार प्रसार नामक जो अधिकारी थे, भट्ट और चार प्रसार नामक अधिकारी, इनका काम क्या होता था, ये बिस्टी या बेगार रहते थे। तो बेगार को ही बिस्टी कहा गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिस्टी का संबंध किससे है या बिस्टी किसे कहा गया है। तो बिस्टी एक तरह से बेगार को ही कहा गया है और इसको लेने वाले जो अधिकारी थे वो थे भट्ट एवं
चार प्रसार भट्ट और चार प्रसार नामक अधिकारी। इसके अलावा कृषि तथा पशुओं से प्राप्त पदार्थों का निश्चित अंश कर के रूप में लिया जाता था। तो ये कत्यूरी वंश की एक तरह से कर व्यवस्था हुई। नरपति वध बताया जो कि कर आय प्राप्त करने के लिए था। भूपति सौल्के का अधिकारी जो करों को वसूल करना इनका काम था। और भट्ट और चार प्रसार जो नामक अधिकारी थे ये बिस्टी या बेगार लेते थे। तो बिस्टी और बेगार कौन लेते थे? भट्ट एवं चार प्रसार नामक अधिकारी लेते थे। तो इसके अलावा कृषि तथा पशुओं से प्राप्त पदार्थों का निश्चित अंश जो है कर के रूप में दिया जाता था। यानी कृषि से जितनी कमाई होगी और इसके अलावा पशुओं से जो भी जो भी पाया जाएगा तो वो सारी चीज़ों का कुछ अंश जो है कर के रूप में दिया जाता था। और इन करों को जो ये भट्ट एवं चार प्रसार थे तो बिस्टी बेगार को सीधे राजा को देते थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अमर सिंह थापा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। गढ़वाल का पहला सूबा कहा जाता है। सूबा शब्द जो है सूबेदार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो गढ़वाल का पहला सूबा अगर पूछा जाए तो अमर सिंह थापा हो गया। इसकी नियुक्ति किसने करी थी? तो बहादुर शाह के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी। अब जब नेपाल सरकार के द्वारा क्या किया गया, कुमाऊं एवं गढ़वाल क्षेत्र का काजी इन्हें नियुक्त किया गया। तो नेपाल सरकार ने इन्हें कुमाऊं और गढ़वाल का काजी नियुक्त किया था। और काजी जो है सर्वोच्च न्यायाधीश एक तरह से होता था। जैसे वर्तमान में न्यायाधीश का पद है तो उस टाइम पे सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता था वो काजी होता था। तो नेपाल सरकार ने इन्हें कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों का काजी नियुक्त किया था जब इनका शासन यहाँ पर था। तो 1804 से 1815 तक ये सर्वोच्च न्यायाधीश के पद यानी काजी नामक पद पर रहे। इसके अलावा 1807 में इन्होंने गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और गंगोत्री मंदिर के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार जो है जयपुर के राजा माधो सिंह द्वारा 1935 में करवाया गया। तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं इनके बारे में, अमर सिंह थापा के बारे में। और गंगोत्री मंदिर का निर्माण 1807 में इन्होंने करवाया था। पुनरुद्वार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, पर पुनरुद्वार जो है ये जयपुर राजा माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है खटीमा कांड जो है थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। 1 सितंबर 1994 को होता है खटीमा कांड। और इसमें क्या होता है, पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर ये जुलूस निकाला जा रहा था। और इस दौरान अंग्रेज अधिकारी जो है निहत्थे आंदोलनकारियों पर फायरिंग का आदेश दे देते हैं। 7 आंदोलनकारियों की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ फैक्ट आपको खटीमा कांड के बारे में ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुनिंद मुद्राओं के बारे में। तो कुनिंद मुद्राओं को भी डिटेल से समझेंगे क्योंकि यहाँ से भी 1 नंबर पक्का क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कुनिंद मुद्राओं की अगर बात की जाए तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कुनिंद मुद्राओं का प्रारंभिक मुद्रा यानी जो शुरुआत में कुनिंदों की मुद्राएं थी उनको प्रारंभिक मुद्रा कहा गया है। तो प्रारंभिक मुद्रा की अगर बात की जाए तो किसी शासक का नाम अंकित नहीं है इनमें। फैक्ट ध्यान रखने हैं कि अगर प्रारंभिक मुद्रा पूछे तो उसमें किसी शासक का नाम अंकित नहीं है। लिपि इसकी ब्राह्मी है और धातु जो है ताम्र यानी तांबे का प्रयोग किया गया है। और लिपि की अगर बात की जाए तो वो ब्राह्मी लिपि हो गई। कायस्थ नामक जन का वर्णन इनमें मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? कायस्थ नामक जन का वर्णन मिलता है। और इस जो प्रारंभिक मुद्राएं थी कुनिंद वंश की तो इनमें जैसे मुद्रा के 2 भाग हैं, अग्रभाग और पृष्ठभाग। यानी अग्रभाग या पृष्ठभाग हम बोल सकते थे। तो अग्रभाग में जो था वो बोधि वृक्ष और त्रिरत्न के चित्र बने हुए थे और पश्च भाग में सूर्य की किरणों को दर्शाया गया था। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रारंभिक मुद्राएं थी यानी शुरुआती जो मुद्राएं थी कुनिंदों की उसमें किसी शासक का नाम अंकित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। लिपि ब्राह्मी, धातु ताम्र हो गया। और कायस्थ नामक जन का वर्णन बोधि वृक्ष और त्रिरत्न जो है ये अग्रभाग पर और सूर्य की किरणें पश्च भाग पर इसमें अंकित थी। अब अगर बात करें परवर्ती कुनिंद मुद्राओं की तो परवर्ती कुनिंद मुद्राएं जो हैं जब इनका शासन जो है काफ़ी फेमस हो गया, काफ़ी विस्तार हो गया तो उसके बाद परवर्ती जो मुद्राएं अलग-अलग शासकों ने चलाई उनके आधार पर तो लिपि इनकी ख्रोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियां यूज़ की गई। धातु जो है इसमें रजत भी यूज़ की गई और ताम्र भी यूज़ की गया यानी चांदी और तांबे के दोनों तरह के सिक्के यूज़ किए गए और सामान्यतः शासकों के नाम उत्कीर्ण होते थे। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर पूर्ववर्ती मुद्राओं में पूछा जाए या प्रारंभिक मुद्राओं में पूछा जाए तो वहाँ पर शासकों के नाम अंकित नहीं होते थे। लेकिन परवर्ती मुद्राओं में शासकों के नाम अंकित होते थे। तो 3 टाइप की परवर्ती मुद्राएं हैं कुनिंद वंश की। एक हो गया अमुभूति टाइप, दूसरा हो गया अल्मोड़ा टाइप और तीसरा हो गया छत्रेश्वर टाइप। तो तीनों को थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करेंगे। अमुभूति टाइप मुद्रा की अगर बात करें तो ख्रोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में है। रजत और ताम्र की धातु दोनों धातुओं का इसमें भी प्रयोग किया गया है और इस मुद्रा पर यूनान का प्रभाव यानी यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। अल्मोड़ा मुद्राओं की अगर बात की जाए तो अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा ताम्र धातु का प्रयोग, तांबे की धातु का प्रयोग किया गया है और इनकी लिपि जो है ब्राह्मी है। छत्रेश्वर मुद्राओं की अगर बात की जाए तो कुषाणों का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। इसमें भी ताम्र धातु का प्रयोग है। शिव, पशु, मृग, वृक्ष एवं चैत्य, शिव, पशु, मृग, वृक्ष एवं चैत्य इनमें अंकित मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं छत्रेश्वर मुद्राओं के बारे में। तो शासकों का वर्णन और ऐतिहासिक जानकारियां इन मुद्राओं से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यवन का प्रभाव और कुषाणों का प्रभाव, यवन कुषाणों का प्रभाव जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कुषाणों का प्रभाव, यवनों का प्रभाव इन मुद्राओं में। शैव धर्म के प्रभाव की जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म के प्रभाव की जानकारी भी मिलती है इनकी मुद्राओं से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि का प्रयोग और सीमाओं का अनुमान, यानी राजवंश की जो सीमाएँ हैं उनका अनुमान भी मुद्राओं से पता चलता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। और इसके अलावा जो राजाओं की राजनीतिक स्थिति उस टाइम पे होती थी, उसका भी अनुमान इन मुद्राओं के द्वारा ही लगाया गया है। तो ये सारी बातें हुई कुनिंद राजवंश की मुद्राओं के बारे में। तो अमोघभूति टाइप, अल्मोड़ा टाइप और छत्रेश्वर टाइप, 3 तरह की मुद्राएँ कुनिंद राजवंश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो चंद्रवंश की शासन प्रणाली डिस्कस करते हैं। तो मुख्यतः शासन प्रणाली और इसके राजस्व प्रणाली को भी हम डिस्कस करेंगे, करों को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा। तो मुख्यतः पूर्वी उत्तराखंड के संपूर्ण भूभाग पर सुव्यवस्थित शासन स्थापित था, यानी कुमाऊँ वाला जो क्षेत्र था, उस पर पूरी तरह से शासन स्थापित था चंद्रवंश का। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें राजा होता था। अन्य अधिकारियों की अगर बात की जाए तो इसमें युवराज, मंत्री, दीवान, राजगुरु, राजपुरोहित, सेनापति, फौजदार आदि होते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा अधिकारी चंद्रवंश की शासन प्रणाली में सम्मिलित नहीं था। तो ये सारे अधिकारियों के नाम ज़रूर ध्यान रखने हैं यहाँ से। इसके अलावा गाँव का जो प्रशासन है, तो गाँव का प्रशासन काफ़ी डेवलप्ड था इस टाइम पे, अ, खासकर चंदों के टाइम पे। तो ग्राम प्रधान इसका मुखिया होता था और ग्राम प्रधान की सहायता के लिए कोटाल, जो कि भू राजस्व का लेखा-जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। तो कोटाल ग्राम प्रधान की सहायता के लिए एक अधिकारी हो गया। एक प्रहरी हो गया जो कि गाँव का चौकीदार होता था। तो जो एक तरह से गाँव का प्रशासन है, ये आधुनिक पंचायती राज की तरह ही ठीक-ठाक रूप से डेवलप था। राजस्व स्रोत और प्रणाली की अब हम बात कर लेते हैं। तो आय का प्रमुख स्रोत जो है भू राजस्व। पूछा जाता है कि चंदों में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो चंद में आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, ये ध्यान रखना है। और भूमि की पैमाइशी द्वारा कर का निर्धारण किया जाता था। तो पहले भूमि की पैमाइश की जाती थी और उसके बाद करों का निर्धारण किया जाता था। और भूमि इनकी थातों में विभक्त होती थी। और थातों में जो भूमि विभक्त होती थी, इन थातों का जो अध्यक्ष होता था या एक तरह से इसका प्रमुख जो होता था, वो थातवान होता था। अब जो थातवान होता था, ये क्या करता था कि कृषि जो करने वाले थे, आयकर और सिरतान, इन कृषकों से नगद या अन्न के रूप में कर वसूला जाता था। तो सिरतान से और खायकर से कर वसूला जाता था, दो जो कि नगद और अन्न के रूप में हो सकता था। वहीं जो कृषि कार्य जो है वो मुख्य रूप से अ, सिरतान और खायकर इनके अधीन आते थे, कैनी नामक दास। तो ये ध्यान रखने हैं कि थातवान जो है खायकर और सिरतान कृषकों से अन्न के रूप में कर वसूलता था। और इनके अधीन जो है सिरतान और खायकर के अधीन कैनी नामक दासों द्वारा कृषि का कार्य किया जाता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हुए चंद्रवंश से रिलेटेड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारे पास टॉपिक है पंवार वंश। तो पंवार वंश को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पंवार वंश की राजस्व प्रणाली देखेंगे और साथ ही साथ पंवार वंश का प्रशासन भी थोड़ा सा देखेंगे। तो अगर राजस्व प्रणाली की बात की जाए तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रिपल एट में कनकपाल द्वारा स्थापना होती है पंवार वंश की। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा 52 गढ़ों में विभाजित था ये। तो अजयपाल एक महान शासक हुआ जिसने 52 गढ़ों को विजित करके गढ़वाल की स्थापना एक तरह से की थी। तो पहले इनकी राजधानी चांदपुरगढ़ थी, ये भी बात आप कुछ ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो पंवार वंश की राजस्व प्रणाली की अगर बात की जाए तो आय का प्रमुख स्रोत कृषि था। पंवार वंश में आय का प्रमुख स्रोत कृषि, चंद्रवंश में भू राजस्व। ध्यान रखिएगा दोनों बातों को। पंवार वंश में कृषि हो गया, चंद्रवंश में भू राजस्व हो गया। और रौत और जागीर जो थी, ये अस्थायी रूप से दान में दी गई भूमि होती थी। रौत और जागीर अस्थायी रूप से दान में दी गई भूमि को कहते थे। और इस भूमि ये भूमि अस्थायी रूप से का मतलब ये है कि राजा इस भूमि को कभी भी वापस ले सकता था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। संकल्प भी एक तरह की भूमि थी जो कि मंदिरों को स्थायी रूप से दान में दी गई भूमि थी। और मुख्य एक तरह से मंदिरों को दी जाती थी। और भू राजस्व की वसूली का कार्य यहाँ भी थातवान द्वारा किया जाता था। भू राजस्व की वसूली कौन करता था? थातवान। अब ये ध्यान रखना है कि चंद्रवंश में तो थातवान जो है वो थातों का प्रमुख था। यहाँ पर भू राजस्व की वसूली का कार्य थातवान करता है। और भू राजस्व कितना होता था? तो उपज का 1/3, 1/3 या फिर 1/2 यानी आधा भाग की आय के रूप में वसूली की जाती है। तो अ, या तो उपज का आधा भाग दिया जाएगा या 1/3 भाग दिया जाएगा। उपज का आय के रूप में इसकी वसूली की जाती थी। तो भू राजस्व जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से, तो आधा भाग भी ले सकते हैं या 1/3 भाग जो है भू राजस्व का वसूला जाता था। आय के अगर अन्य स्रोतों की बात की जाए, एक तरह से पंवार वंश के आय के अन्य स्रोतों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये देखना है कि सिरती एक तरह का क्या था? नगद कर था। सिरती जो है नगद कर था। बैकर कटक ये सैन्य कर होता था। बैकर कटक जो है ये सैन्य कर होता था। इसके अलावा अगर बात की जाए झुलिया क्या था? नदी पार करने हेतु कर। तो नदी पार करने हेतु कर जो है वो झुलिया कर माँगा जाता था। इसके अलावा अगर बात की जाए माँगा जो है ये आर्थिक संकट के लिए कर था। आर्थिक संकट के टाइम के लिए कर माँगा, ये भी ध्यान रखना है।
और कुकर वालों भी एक तरह का कर था जो कि राज्य के कुत्तों के लिए लिया, कुकर मतलब कुत्ता, तो ये कुत्तों के लिए लिया जाने वाला कर था, ये भी ध्यान रखिए यहाँ से। और बाजनियों यानी बजाने वाले, तो नर्तक नर्तकियों के लिए जो कर लिया जाता था उस कर को बाजनियों कर कहा जाता था। तो ये सारे आय के अन्य स्रोत थे पंवार वंश के, तो ये कर भी आपको ध्यान रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें पूछा जाता है कि कौन सा पंवार वंश से संबंधित नहीं है, या झूलिया का संबंध किससे है, सिरती का संबंध किससे है, बैकर कटक मांगा कुकर वालों और बाजनियों, तो सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए प्रशासन की अगर बात की जाए तो पंवार राजवंश का जो प्रशासन राजा प्रधान है। मुख्तार नामक जो अधिकारी था वो राजा के बाद सबसे बड़ा शक्ति संपन्न था। तो कभी ऑप्शन में आ जाता है कि राजा के बाद पंवार वंश में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो वजीर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुख्तार नामक अधिकारी राजा के बाद सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो इसमें वजीर भी होते हैं, दीवान भी होते हैं, फौजदार भी होते थे, दफ्तरी, नेगी, धर्माधिकारी, गोलदार, प्रमुख अधिकारी इसमें होते थे। एक बार रिपीट कर ले रहा हूँ, वजीर हो गया, दीवान हो गया, फौजदार हो गया, दफ्तरी हो गया, नेगी हो गया, धर्माधिकारी हो गया, गोलदार हो गया, ये सब प्रमुख अधिकारी थे हमारे राजवंश के। इसके अलावा इन अधिकारियों की हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए जो पूछे गए हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं कि दफ्तरी क्या था? तो दफ्तरी जो है आधुनिक सचिवालय की तरह ही एक तरह का अधिकारी है। दफ्तरी दफ्तरी एक तरह से आधुनिक सचिवालय की तरह हो गया। गोलदार जो पद है ये राजकोष की सुरक्षा के लिए पद था, और नेगी जो पद था ये कुलीन परिवारों के प्रतिनिधि होते थे, नेगी। और चंड नामक पद जो है ये संदेशवाहक का काम था इसका, और धर्माधिकारी जो है धर्म विभाग का प्रमुख होता था। तो ये मुख्य अधिकारी हो गए पंवार वंश के। तो ये हमने पंवार वंश को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, इसका प्रशासन जाना, इसके राजस्व प्रणाली जानी, और इसके सारे के सारे कर जाने हमने यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड। तो पूरा एक तरह से जो क्रोनोलॉजी मैंने यहाँ पर दे दी है आपको, एक पेज आपको पढ़ना है बस, और यहाँ से आपका 1 नंबर तो पक्का है। कोई भी पेपर आप दे दो तो वहाँ से 1 नंबर ज़रूर बनेगा। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड 1870 में क्या होता है, सबसे पहले अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। 1871 में अगला ही ईयर अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन पहली बार होता है। तो 1871 से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हो गया। और 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित जो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता, चलिए आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कुमाऊं से ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था। तो 1886 में उत्तराखंड की तरफ से, या कुमाऊं से ज्वालादत्त जोशी ने कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में भाग लिया था। इसके अलावा 1903 में 1903 हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं गोविंद बल्लभ पंत, और क्यों की जाती है, राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए हैप्पी क्लब की स्थापना की जाती है। 1911 से 17 का दौर जो है काफी इंपॉर्टेंट रहा। इस दौरान जो सरकार की वन नीति थी, इसके खिलाफ व्यापक जन आंदोलन नैनीताल और गढ़वाल जनपद में हुए। तो इस दौरान काफी जो है वन नीति के खिलाफ जो है व्यापक जन आंदोलन चलाए गए। इसके अलावा 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। 1912 में, ये इंपॉर्टेंट ईयर है, ध्यान रखना है, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। और अगर उस स्थापना का उद्देश्य तो यही राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए, तो राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और 1918 का जो साल है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के सहयोग से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। तो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन अगर पूछा जाए तो 1918 में होता है, और किसके सहयोग से, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल के सहयोग से। 1920 में भारत में इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा होता है असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन में अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो राज्य का जो नेतृत्व संभाला था वो बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत ने संभाला था। तो ये दो व्यक्ति जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। इसके अलावा 1929 में गांधी जी उत्तराखंड की यात्रा करते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ पर कौसानी में काफी टाइम बिताते हैं, और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो दांडी मार्च की अगर बात की जाए तो दांडी मार्च में भी उत्तराखंड की तरफ से योगदान था। गांधी जी के साथ उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे गांधी दांडी मार्च में, जो कि ज्योतिराम कांडपाल हो गए, भैरवदत्त जोशी हो गए, और खड़क बहादुर हो गए। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, कई बार पूछा गया है यहाँ से भी प्रश्न कि उत्तराखंड से दांडी मार्च में सम्मिलित व्यक्तियों में कौन नहीं था, या इनमें से कौन है, इस तरह से। तो ये आपको नाम तीनों ध्यान रखने पड़ेंगे, ज्योतिराम कांडपाल हो गए, भैरवदत्त जोशी हो गए, और खड़क बहादुर हो गए। इसके अलावा 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना होती है सोमेश्वर के नजदीक चनौदा नामक जगह पर, और कई बार मैं भी क्वेश्चन में रिपीट करवा चुका हूँ कि किसने करी थी गांधी आश्रम की स्थापना। एक आपके लिए और क्वेश्चन हो गया, तो इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये हमने टोटल डिस्कस किया, एक बार देख लीजिए फटाफट से। 1870 अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब हो गया, 71 में हो गया अल्मोड़ा अखबार, 1886 में जो है ज्वालादत्त जोशी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना, 11 से 17 वन नीति के खिलाफ आंदोलन हुए। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन। 1920 में असहयोग आंदोलन में बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत का नाम ध्यान रखना है। और 1929 में गांधी जी उत्तराखंड कुमाऊं की यात्रा पे थे। दांडी मार्च जो है, इसमें भाग लेने वाले उत्तराखंड के 3 व्यक्ति, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और
जो हमारा टॉपिक है आज का वो पृथक राज्य आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पृथक राज्य आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ था, तो सबसे पहले पृथक राज्य बनाने की जो पहली मांग वो 1938 में कांग्रेस के श्रीनगर अधिवेशन में उठाई गई थी। इसके अलावा और जो फैक्ट है, 1938 में ही क्या होता है कि श्रीदेव सुमन के द्वारा दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन अभी आरओ के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर करी थी, तो ये नई दिल्ली में करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1950 में 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति का गठन होता है, और इस समिति का जो उद्देश्य रहता है या इस समिति का गठन किया जाता है, हिमाचल और उत्तराखंड को दोनों को मिलाकर एक अलग पर्वतीय राज्य बनाने की मांग को लेकर पर्वतीय जन विकास समिति का गठन होता है। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो जून 1967 में रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है। तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है जून 1967 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर होता है, रामनगर में होता है पर्वतीय राज्य परिषद का। और ये क्वेश्चन भी आपका ईओ के एग्जाम में आया है अभी हाल ही में कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था। इसके अलावा 3 अक्टूबर 1970 को, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब होता है, 1970 में होता है, और किसके द्वारा, पीसी जोशी के द्वारा होता है। और पीसी जोशी को अगर पूछा जाए तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के ये महासचिव थे पीसी जोशी, और इनके द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया जाता है। इसके अलावा आगे जो आपको ध्यान रखना है, 1976 में क्या होता है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन होता है। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हो गया 1976 में। और 1984 की अगर बात की जाए तो 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा 900 किलोमीटर एक तरह से साइकिल यात्रा की जाती है, और इस दौरान पृथक राज्य की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, किसके द्वारा, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का भी योगदान है उत्तराखंड राज्य के पृथक आंदोलन में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हाँ, एक यहाँ पर रह गया हमारा 1988 में क्या होता है, या आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन होता है। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन होता है कब, 1988 में। और कौन करते हैं, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, इनका नाम है शोभन सिंह जीना। तो शोभन सिंह जीना के द्वारा जो है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया जाता है कब, 1998 में। तो ये भी आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा 1990 में क्या होता है, यशवंत सिंह बिष्ट जो कि यूकेडी के विधायक थे, उत्तराखंड क्रांति दल के ये विधायक थे, इन्होंने यूपी विधानसभा में पहली बार प्रस्ताव पेश किया उत्तराखंड राज्य के पृथक राज्य निर्माण के लिए। अगला जो 1994 में क्या होता है कि कौशिक समिति का जो गठन किया जाता था राज्य निर्माण को लेकर और उसके लिए संस्तुति देने के लिए, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1994 में। तो क्वेश्चन आया है कई बार, कौशिक समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है, तो 1994 में। तो इन्होंने क्या कहा कि उत्तराखंड पृथक राज्य तो बने, और पृथक राज्य बनने के साथ ही राजधानी को गैरसैंण बनाने की सिफारिश की जाती है, किसके द्वारा, कौशिक समिति के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 1 सितंबर 1994 की अगर बात की जाए तो खटीमा गोलीकांड होता है, 25 लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड होता है, ये भी काफ़ी हिंसक था, यहाँ पर भी काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। इसके अलावा 15 अगस्त 1996, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। 1996 में क्या होता है, जो एच.डी. देवगौड़ा हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई। तो कब की गई, 15 अगस्त 1996 को। तो उस टाइम पे उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तरांचल राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा। इसके अलावा आपको एक आध फैक्ट और ध्यान रखने हैं कि 27 जुलाई 2000 को क्या होता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, ये भी पूछा जा सकता है कि विधेयक का नाम क्या था, तो विधेयक का नाम था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है ये आता है संसद में, और ये उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है ये कब पारित हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना, कब आया, 22 जुलाई 2000 को आया। और आपको 2 डेट्स अलग अलग ध्यान रखनी है। 1 अगस्त 2000 को क्या हुआ कि ये लोकसभा से पारित हो गया, और इसके अलावा राज्यसभा से 10 अगस्त सेम ईयर में 10 अगस्त को ये पारित हो गया, कहाँ से, राज्यसभा से। तो ये कुछ फैक्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं उत्तराखंड राज्य पृथक आंदोलन से। तो इसमें प्रत्येक मैंने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रखा है, और हर फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, अगला जो हमारे पास है वो उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम के बारे में है। तो उत्तराखंड में लोकायुक्त का जो अधिनियम आया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उत्तराखंड में 2014 में लोकायुक्त अधिनियम लाया गया था। तो लोकायुक्त अधिनियम अगर पूछे उत्तराखंड में कब लाया गया,
तो 2014 में लाया गया और ये अधिनियम जो है पूरे राज्य में लागू है। तो लोकायुक्त अधिनियम उत्तराखंड के पूरे राज्य में लागू है और इसका उद्देश्य क्या होता है एक तरह से कि राज्य में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को रोकने के लिए, तो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन पर रोक लगाने के साथ साथ सरकार द्वारा जो एक तरह से उत्तराखंड में जो हाईएस्ट एक तरह से सिविल पदों पर जो उच्च पदों पर बैठे हमारे अधिकारी लोग हैं उनकी भी इसके द्वारा जांच की जा सकती है। तो सार्वजनिक प्राधिकारियों जो भी प्राधिकारी होते हैं या अधिकारी होते हैं उनके भ्रष्ट आचरण के लिए कि उनके भ्रष्ट आचरण पर एक तरह से कमी लाने के लिए ताकि वो कम भ्रष्ट रहें, इसलिए यह अधिनियम लाया गया 2014 में, लोकायुक्त अधिनियम। इसकी संरचना की अगर बात की जाए तो इसमें 4 सदस्य होते हैं। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 4। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अध्यक्ष जो हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा या न्यायाधीश ही होना चाहिए। तो यानी उत्तराखंड या हम कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है हमारा उसका एक जज होना चाहिए। तो जज वो मुख्य जज भी हो सकता है यानी सीजेआई भी हो सकता है या इसके अलावा कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है और पुनर्नियुक्ति का ये पात्र नहीं होता है, पुनर्नियुक्ति इसकी नहीं हो सकती है। शक्तियों की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो है हमारे, यानी मैंने कहा था कि उच्च अधिकारियों के एक तरह से जांच कर सकते हैं यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री की जांच की जा सकती है यानी उसके भ्रष्ट आचरण की जांच की जा सकती है, लेकिन इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आंतरिक समिति की सिफारिश के आधार पर ही हो सकती है। दूसरा, जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं राज्य सरकार के या जो विधायिका के सदस्य होते हैं उनकी भी जांच की जा सकती है। और उसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो आपका 1988 में आया था, 1988 में, उसमें वर्णित का एवं खा वर्ग के अधिकारी, तो उस अधिनियम में क्या कहा गया था, जो लेवल ए और बी हैं यानी उच्च लेवल कौन से हैं, ए और बी हैं, तो इनके कर्मचारियों के लिए ये अधिनियम लाया गया कि अगर ये करप्ट पाए गए तो इन पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा एक और डिस्कस कर लेते हैं अपनी सरकार पोर्टल जो है ये आपको ठीक ऐसे ही ध्यान रखना है। जैसे मैंने समर्थ पोर्टल पढ़ाया था और वो पूछ लिया गया था, तो ये क्या है, अपनी सरकार पोर्टल है और काफ़ी चर्चा में भी रहा है। ऑनलाइन पोर्टल सुविधा है इसमें जिसके माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को इस डिस्ट्रिक्ट की सारी सुविधाएं ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराई जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ITDA और NIC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी और इसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, तो ये दोनों संस्थाएं जो हैं ये इस अपनी सरकार पोर्टल को संचालित इनके द्वारा किया गया है। और यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट्स की सारी सुविधाएं, जैसे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना हो या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाना हो, तो वो सब की सारी सुविधाएं यहाँ पर अपनी सरकार पोर्टल में रखी गई हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा खनिज संपदा का वितरण अगर हम पढ़ें यहाँ पर थोड़ा सा, तो अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में खनिज का एक तरह से क्या है, कम है। तो अन्य राज्यों की तुलना में कम है उत्तराखंड में खनिजों का। तो अगर देखा जाए तो खनन प्रबंधन जो है उत्तराखंड में वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है, यानी उत्तराखंड में वनों में जो भी खनन होता है उसका मैनेजमेंट जो करता है वो उत्तराखंड वन विकास निगम करता है। तो याद करके रख सकते हैं। 2021-22 वित्त वर्ष में 575.10 यानी 575.10 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ था 21-22 में, और 23-24 तक जो है इसको 5,900 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस बार का जो लक्ष्य हमारा वो 5,900 करोड़ रुपए प्राप्ति का है। इसके अलावा खनन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। खनन क्षेत्र से 1 नंबर पक्का पूछ रहा है। मैं पिछले 2-3 एग्जाम कंटिन्यू देख चुका हूं जिसमें खनन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं जरूर बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है चूना पत्थर के बारे में जान लेते हैं। इसका उपयोग जो है चूना उद्योग में होता है, इसके अलावा सीमेंट उद्योग में भी होता है। और चूना पत्थर उत्पादित करने वाले जो राज्य हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। देहरादून हो गया, टेहरी हो गया, गढ़वाल हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, इसके अलावा चमोली हो गया। तो ये सब वह स्थान है जहां पर चूना पत्थर पाया जाता है। संगमरमर की अगर बात की जाए तो संगमरमर के लिए आपको केवल क्या ध्यान रखना है, देहरादून और टिहरी ध्यान रखना है। केवल 2 जिलों का नाम ध्यान रखना है। संगमरमर इन 2 जिलों में पाया जाता है। मैग्नेसाइट की अगर बात करें तो मैग्नेसाइट खनिज का जो उत्पाद है वो लौह उत्पाद और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो यानी इसका उपयोग जो है लौह उद्योग और सीमेंट उद्योग में होता है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जो हैं ये सब इसके प्रमुख उत्पादक एक तरह से जिले हैं। सोप स्टोन की बात कर लेते हैं। सोप स्टोन का प्रयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन के एक तरह से सामग्रियों में होता है, जैसे आपका टेल्कम पाउडर हो गया, पेस्ट हो गया, साबुन हो गया, क्रीम्स हो गई, क्रीम हो गया, जैसे फेस क्रीम कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं किसके अंतर्गत, सोप स्टोन के अंतर्गत।
इसके अलावा डोलोमाइट की अगर बात करें तो इसका उपयोग सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा तेजाब आदि के निर्माण से किया जाता है। देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ इसमें ज़्यादा एक तरह से डोलोमाइट यहाँ पर पाया जाता है। तांबा की अगर बात करें तो तांबा जो है उत्तराखंड में बहुत ही दुर्लभ रूप से पाई जाती है। तांबा जो धातु है वो बहुत ही दुर्लभ पाई जाती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो तांबा दुर्लभ पाई जाती है। चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा तांबा के उत्पादक हैं। सोना एवं चांदी, तो सोना की अगर बात की जाए तो शारदा नदी जो है हमारी, शारदा नदी और दूसरी रामगंगा नदी, तो इन दोनों के जल में ही माना जाता है कि बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है। और चांदी की बात करें तो अल्मोड़ा जनपद जो है एक तरह से चांदी के लिए फेमस है। जिप्सम उपयोग, सीमेंट, गंधक व अमोनिया सल्फेट के निर्माण के लिए जो है जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देहरादून, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा ये इसके घूमने के शौक हैं, तो इसलिए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि जिप्सम के उत्पादन के लिए देहरादून, टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा का मुख्य स्थान है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास है वो ऑल वेदर प्रोजेक्ट है। चार धाम परियोजना के बारे में जानेंगे। तो कुल कितना, अभी यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, किससे संबंधित है, तो सड़क मार्ग से संबंधित है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरओ के एग्जाम में आ चुका है, अभी कल ही आया था। तो 889 यानी 889 किलोमीटर सड़क मार्ग बनाया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इस योजना की शुरुआत पूछी जा सकती है आपकी को, तो कब की गई थी, 2016 में की गई थी। कुल लागत जो इसकी थी वो 12,500 करोड़ रुपए जो है इसकी कुल लागत थी। इसका महत्व की अगर बात करें तो सभी मौसम में कनेक्टिविटी स्थापित करना, ऑल वेदर एक तरह से कनेक्टिविटी स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा टनकपुर और पिथौरागढ़ हाईवे से मानसरोवर यात्रा, तो जो टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे है आपका, वहाँ पर क्या समस्या थी कि टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे की समस्या ये है कि वो अच्छे से डेवलप नहीं है। तो टनकपुर और पिथौरागढ़ हाईवे को बहुत अच्छे से डेवलप किया जाएगा ताकि वहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में सहायता मिले। इसके अलावा इसका सामरिक महत्व है, क्योंकि सीमाओं से संबंधित है, डायरेक्ट सीमाओं से भी संबंधित है, तो इसलिए सामरिक महत्व की ये योजना है। और पर्यटन में भी इससे वृद्धि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक वितरण देख लेते हैं। तो औद्योगिक वितरण की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की नवीनतम औद्योगिक नीति कब आती है, तो ये 2003 की है। और औद्योगिक संस्थानों में स्थानीय लोगों के लिए 70% रोजगार का प्रावधान इसी नीति में किया गया है। प्रमुख उद्योग थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले सीमेंट उद्योग जो है, जिलों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो सीमेंट उद्योग आपका देहरादून और ऋषिकेश जनपद में हो गया। सूती वस्त्र उद्योग तो काशीपुर फेमस है, काशीपुर को ध्यान रखना ही रखना है, और फिर नैनीताल और फिर देहरादून। चीनी उद्योग में भी हरिद्वार, उधम सिंह नगर, केवल 2 जिले आप ध्यान रखें, उसके बाद यहाँ भी देहरादून आ जाएगा। चाय उद्योग के लिए बागेश्वर का नाम ध्यान रखना है, बागेश्वर जो है चाय उद्योग के लिए फेमस है। और कागज उद्योग जो है आपका नैनीताल हो गया, नैनीताल, लाल कुआं नैनीताल। इसके अलावा उधम सिंह नगर भी जो है कागज उद्योग के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। नवीन पर्यटन नीति, तो 2019 की नवीन पर्यटन नीति डिस्कस कर रहे हैं। इसके द्वारा सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 2019 में ही। इसका उद्देश्य क्या है, जैसे आपके 5 स्टार होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, और इसके अलावा साहसिक पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और निवेश प्रोत्साहन राशि की सीमा, यानी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उस व्यक्ति को जो निवेश प्रोत्साहन राशि दी जाएगी उसकी सीमा जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपए रखी गई है। सब्सिडी की सीमा इसमें 15 से लेकर 30% तक सब्सिडी भी मिलेगी। और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा पर्यटन उद्योग में अगर बात की जाए तो पर्यटन उद्योग में अगर 10 से लेकर और 200 करोड़ रुपए तक का निवेश करता है कोई, या निवेश किया जाता है, तो इनको छूट मिलेगी। छूट क्या मिलेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में तो 10% या फिर अधिकतम जो है 1.5 करोड़ रुपए तक की छूट मिलेगी। लेकिन शहरी क्षेत्र में देखिए परसेंटेज दोनों का 10 ही है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो अधिकतम जो है 1 करोड़, तो इस शहरी क्षेत्रों में अमाउंट में अंतर है, शहरी क्षेत्रों में अधिकतम अमाउंट 1 करोड़ है और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 करोड़ है। बाकी जो परसेंटेज है आपका निवेश पर, जो छूट का परसेंटेज है, वो दोनों के लिए सेम है। इसके अलावा अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जीआई टैग। जीआई टैग क्योंकि अभी बहुत चर्चा में है इसी दिसंबर माह में, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो पहली बात तो जीआई टैग की अगर बात की जाए तो जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जीआई टैग को भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। और भौगोलिक संकेतक के द्वारा क्या होता है कि जो उत्पाद होते हैं, हमारे प्रोडक्ट होते हैं, उनकी ब्रांडिंग होती है एक तरह से। तो ब्रांडिंग में जब प्रोडक्ट आएगा तो ब्रांडिंग में उनकी सहायता मिलती है, और जो राज्य के उत्पाद होंगे उनका निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। यानी जो जितने भी आइटम्स को या जितने भी एक तरह से उत्पादों को जीआई टैग मिला है, उनको उत्तराखंड आसानी से निर्यात कर सकता है। तो निर्यात में बढ़ावा मिलेगा इससे,
जीआई टैग से, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्योंकि अधिकतर उत्पाद जो हैं उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा निर्मित हैं ये, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है जीआई टैग का, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड का जो प्रथम उत्पाद है, यानी पहला जीआई टैग किसको दिया गया, तो तेज पत्ता आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में प्रथम जीआई टैग जो है किसको मिला, तो तेज पत्ता ध्यान रखना है। इसके अलावा सितंबर 2021 में 7 उत्तराखंड के उत्पादों को जीआई टैग मिला था, ये आपको ध्यान ही होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो सबसे पहला था एपण, एपण या रंगोली कह सकते हैं। तो ये क्या थी, ये विशेष अवसर पर एक तरह से रंगोली बनाई जाती है एपण के रूप में, जो महिलाओं द्वारा दीवारों और ज़मीन पर एक तरह से कलात्मक रूप से बनाई जाती है, तो वो एपण हो गया। भोटिया दन की अगर बात करें तो भोटिया दन जो है, ये भोटिया जो समुदाय है या भोटिया जो जनजाति है उनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो भोटिया दन है ये भोटिया लोगों के ही द्वारा बनाए जाते हैं, और डिजाइन पैटर्न भी इनका अच्छा होता है, और प्योर वुलन का, प्योर ऊन का प्रयोग इनमें किया जाता है। रिंगाल शिल्प की अगर बात करें तो रिंगाल शिल्प के अंतर्गत आपका रिंगाल की वो टोकरियाँ हो गई, चटाइयाँ हो गई, ये सब रिंगाल शिल्प के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा टमटा उत्पाद भी जीआई टैग मिला है, तो इसमें तांबे के उत्पाद हैं सारे। मुनस्यारी राजमा, तो मुनस्यारी की राजमा काफ़ी फेमस है, और मुनस्यारी राजमा को भी जीआई टैग दिया गया था 2021 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊं का चूरा तेल, कुमाऊं का चूरा तेल को भी दिया गया है, और थुलमा कंबल, इन सभी को जो है एक तरह से जीआई टैग 2021 में जो 7 उत्पाद हैं उनके साथ दिया गया। अब जो अभी आपको ध्यान रखनी है करंट से रिलेटेड, वो क्या रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसको एक ही दिन में 18 जीआई टैग पदक प्राप्त हुए हैं। तो ये जो 18 जीआई टैग पदक प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से एक तरह से हैं। तो 18 नए जीआई टैग प्रमाण पत्र मिले हैं, ये दिसंबर ही है, 4-5 दिसंबर का ये न्यूज़ है। तो उत्तराखंड में जो चौलाई है, चौलाई, झंगोरा, मंडवा, लाल चावल, अल्मोड़ा, लखौरी, मिर्च, बेरीनाग, चाय और बुरांस। इसके अलावा शरबत हो गया, रामनगर नैनीताल की लीची हो गई, रामगढ़ आलू हो गया, माल्टा हो गया, पहाड़ी तोर हो गया, गेहत हो गया, काला भट्ट हो गया, आपका बिच्छू बुट्टी हो गया, कपड़ा भी इसमें शामिल है। और बयान में ये कहा गया है कि नैनीताल मोमबत्ती, कुमाऊनी रंग का पिछोड़ा, चमोली राममन मुखौटा और लिखाई लकड़ी की नक्काशी शामिल है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आपको क्योंकि बहुत सारे हैं तो नाम नहीं पूछा जाएगा, अगर कोई बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ ना हुई हो तो नाम आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुल कितने जीआई टैग हाल ही में मिले हैं, तो वो 18 जीआई टैग मिले हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एमएसएमई नीति 2015, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म होता है। 2019 में ये नीति संशोधित होती है, और 2015 के जो प्रावधान है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों को डिस्कस करेंगे हम, 15 के प्रावधान भी देखेंगे, 19 के प्रावधान भी देखेंगे। 19 में कुछ चेंज हुआ है, वो क्या हुआ है वो हम आगे देखेंगे। संयुक्त संयंत्र, मशीनरी और वर्क सेट पर अगर पूंजी निवेश किया जाता है तो प्रोत्साहन राशि 40% प्रोत्साहन, या फिर 40 लाख रुपए अगर श्रेणी ए का काम होता है। लेकिन अगर श्रेणी बी और सी है तो बी और सी के लिए क्या है, 35% आपका एक तरह से 35% या फिर 35 लाख जो है प्रोत्साहन राशि यहाँ पर है, और सी के लिए 30% और 30 लाख। तो जितने प्रतिशत है उतने लाख, याद करने के लिए भी मुश्किल नहीं होगी आपको। तो अगर पूछा जाए कि कितना निवेश में प्रोत्साहन राशि क्या मिलेगी, तो ए के लिए 35% मिलेगी, बी के लिए ए के लिए 40%, बी के लिए 35 और सी के लिए 30%। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा इसके जो और प्रावधान है वो भी आपको ध्यान रखना है। ए बी सी के लिए, यानी जो ये तीनों लोग होंगे ए बी सी के लिए, यानी ए बी सी लेवल के जो उद्योग होंगे उनके लिए 100% स्टाम्प शुल्क में रियायत दी जाएगी। 5 वर्षों के लिए बैट से भी 100% छूट मिलेगी, और प्रति वर्ष 1000 युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये तो थी 2015 की एमएसएमई नीति। तो अब क्या है 2019 में क्या संशोधन हुआ है? पहली बात क्या हुआ है, एक ही संशोधन हुआ है इसमें, एमएसएमई की लैंग्वेजेस को बदल दिया गया है, जो परिभाषा है उसको परिवर्तित कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, सबसे पहला जो बताता है वो ये बताता है कि सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत केवल वे उद्योग आएंगे जिनमें मशीनरी प्लांट लगाने में 1 करोड़ का निवेश और सालाना कारोबार 5 करोड़ है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है कि सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत कौन आएगा, जिसका 1 करोड़ रुपए निवेश हो और 5 करोड़ के आसपास जो है उसका सालाना कारोबार होता है।
इसके अलावा लघु उद्योग में जो है ऐसे उद्योग आएंगे जिनका 10 करोड़ रुपए तक निवेश है और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। तो यानी ओवरऑल जो उनका अमाउंट है वो 50 करोड़ रुपए का अगर हो तो वो लघु उद्योग में आ जाएगा। इसके अलावा मध्यम उद्योग में आएगा आपका ये, इसके लिए 50 करोड़ निर्धारित किए गए हैं और 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, यानी 50 के पास डोला पालकी आंदोलन। तो जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे। क्या था ये? सामाजिक असमानता के खिलाफ ये आंदोलन था जो कि एक तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे आधारित है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित ये आंदोलन है। और इसके प्रणेता की अगर बात की जाए तो जयानंद भारती इसके प्रणेता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो जयानंद भारती का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें क्या था कि जो शिल्पकार हैं, शिल्पकार जो एक तरह से कास्ट थी, उनको उनके दूल्हों को डोली में बैठने का हक दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। कि क्या होता था कि जो शिल्पकार रहते थे, उनके जो दूल्हे होते थे शादी में, उनको डोली पर बैठने का अधिकार नहीं होता था। तो उनको उनका हक दिलाने के लिए जयानंद भारती ने ये आंदोलन की शुरुआत करी थी। और फाइनली 1946 में ये ध्यान रखना है कि कब एक तरह से जो शिल्पकार हैं उन्हें डोली में बैठने का अधिकार मिला, तो 1946 में इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता जयानंद भारती का नाम ध्यान रखना है, 1946 ईयर आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारे पास स्कीम है, ये स्कीम है एक, अभी हमने डोला पालकी आंदोलन डिस्कस किया। अगला जो मुद्दा है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह स्कीम जो है कब लॉन्च होती है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। 22 मई 2021 2021 में शुरू हुई ये स्कीम, 22 मई 2021 को। तो ये कोविड की देन है एक तरह से। कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए स्कीम लाई गई। इसके उद्देश्य देख ले सकते हैं यहाँ पर, असहाय बच्चों की सहायता के लिए। जो असहाय हो गए हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं कोविड के दौरान जिनकी जान चली गई है, उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। तो असहाय बच्चों की सहायता इनका करना मुख्य उद्देश्य है इसका। और इसमें क्या था कि 3000 रुपीज़ 3000 रुपये प्रति माह भत्ते का प्रावधान किया गया कि अगर कोई बच्चा अनाथ हो गया है, असहाय हो गया है कोविड के दौरान, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3000 रुपये प्रति माह उन बच्चों को भत्ता दिया जाएगा। और जो सरकारी नौकरियां होती हैं या नौकरियां जो होंगी उनमें 5% नौकरियों में आरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम एक रही और काफ़ी हाईलाइटेड स्कीम है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाने की संभावना है। डेट आपको जरूर ध्यान रखनी है, 22 मई 2021। और ये ध्यान रखना है नोट करके कि 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा और भरण पोषण के लिए वित्त पोषण जो है वो गवर्नमेंट करेगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास स्कीम है वो किशोरी शक्ति योजना है। और महिलाओं से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो काफ़ी पूछी जाती हैं। तो 1 अप्रैल 2011 को इस स्कीम का शुभारंभ हुआ था। इसके एम्स अगर देख लें हम फटाफट से, तो 15 to 25 15 से 25 वर्ष की किशोरियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। तो एक तो इसका उद्देश्य हो गया कि शारीरिक और मानसिक विकास करना 15 से लेकर 25 वर्ष तक की किशोरियों का। और दूसरा ये बता ही चुका हूँ कि 15 से 25 वर्ष तक की किशोरियां इसमें शामिल होंगी। और इसमें क्या होगा, गृह कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य होगा। एक क्या होगा, गृह कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किशोरी समूहों का इसमें गठन किया जाएगा, किशोरी समूहों का गठन किया जाएगा। और साथ ही साथ प्रशिक्षण किट भी उपलब्ध कराई जाएंगी जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाएगी। और एक इसके अलावा एक बात और ध्यान रख सकते हैं, इसमें एक कार्ड प्रदान किया जाता है। और एक कार्ड, यानी जो किशोरियां होंगी प्रत्येक किशोरी को एक कार्ड इसमें दिया जाता है, एक कार्ड दिया जाता है। और वो कार्ड का क्या उद्देश्य होता है, उस कार्ड में एक तरह से जो न्यूट्रिशन इनको दिया जा रहा है, पोषण दिया जा रहा है, उनकी सूचनाओं को उसमें रिकॉर्ड करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है, 2020 की स्कीम है। 13 मार्च 2020 अगर डेट पूछ ली जाए तो ये ध्यान रखना है। क्या है ये स्कीम में, इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम में एक तो निःशुल्क दुग्ध यानी निःशुल्क दूध दिया जाएगा। सप्ताह में 4 बार का प्रावधान है, सप्ताह में 4 बार निःशुल्क दूध दिया जाएगा। प्राइमरी बच्चों के लिए 100 मिलीलीटर और उच्च प्राइमरी जो बच्चे हैं उनके लिए 150 मिलीलीटर। तो ml में 100 ml होगा प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, और हायर प्राइमरी जो होंगे, उच्च प्राइमरी में जो होंगे उनके लिए 150 ml का प्रावधान है। ये जो दूध होगा ये विटामिन ए और विटामिन D2 से फोर्टिफाइड दुग्ध की प्रचुरता इसमें रहेगी, यानी D2 विटामिन इस दूध में रहता है और विटामिन ए रहता है। इन विटामिनों की प्रचुरता इस दूध में रहती है और बच्चों के पोषण में वृद्धि करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसके तहत ये कहा जा रहा है कि लगभग जो है 1,70,000 जो बच्चे हैं उनको लाभान्वित किया जा रहा है इस योजना के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आंचल अमृत योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे और इसके अलावा 3 से 6 वर्ष के जो आंगनबाड़ी हैं उन बच्चों के लिए क्या होगा कि उन बच्चों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी, उनको भी निःशुल्क दूध दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला है मेरा गांव मेरा धन योजना। तो ये जो योजना है 2014 में शुरू हुई थी। मेरा गांव मेरा धन योजना 2014 में शुरू होती है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए, यानी इन्वेस्टर्स को बोला जाएगा कि आप चाहें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना भवन निर्माण कर सकते हैं और इन भवनों का जब निर्माण होगा तो सरकार क्या करेगी, सरकार इनको लीज पे ले लेगी, यानी सरकार इसको किराए पर ले लेगी और यहाँ पर इन भवनों के उपयोग के लिए, यहाँ पर स्कूलों के लिए या अस्पतालों के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र या ITI जैसे संस्थान इन भवनों में चलाएगी। तो क्या होगा, इन्वेस्टर को इसमें जो है ब्याज मिलेगा, यानी जो इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, जो राशि इन्वेस्ट, मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वो क्या करेंगे, 5 लाख पर गवर्नमेंट क्या करेगी, 12 से 15% ब्याज देगा, बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्वेस्टर्स के लिए है एक तरह से। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर भवन बनाते हैं तो गवर्नमेंट उनको अपने एक तरह से सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए लीज पर ले लेगी। अगली जो योजना है हमारे पास वो बाल प्लास योजना है। और बाल प्लास योजना की अगर बात की जाए तो ये योजना जो है, पहली बात तो कौन इसे संचालित कर रहा है, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और 2019 में इसकी शुरुआत होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है इसका उद्देश्य, आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनके लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये हो गई आपकी बाल प्लास योजना। आगे बढ़ते हैं और बाल प्लास योजना के बाद अगला जो हमारे पास है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर समर्थ पहल। तो समर्थ पहल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इससे एक बार और फिर से पूछे जाने की भी संभावनाएं रहती हैं। 30 अगस्त 2022 डेट जरूर ध्यान रखनी है। समर्थ पोर्टल एक बनाया गया है इसके लिए स्पेशल, तो समर्थ पोर्टल इसके लिए बनाया गया है। समर्थ पोर्टल की शुरुआत जो है 30 अगस्त 2022 से हुई है। इसमें क्या है कि ये किसकी स्कीम है, ये पूछ लिया जाता है कि समर्थ पोर्टल किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो उत्तराखंड के शिक्षा विभाग की ये स्कीम है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, शिक्षण संस्थानों की जानकारी एवं अध्ययन मॉड्यूल प्रदान करना इसका उद्देश्य है, यानी अध्ययन मॉड्यूल प्रदान किए जाएंगे और जो शिक्षण संस्थान है उत्तराखंड के अंदर, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है, उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जो अध्ययन मॉड्यूल होंगे ये 40 मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी 40 शैक्षणिक अध्ययन मॉड्यूल तक पहुंच प्रदान की जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। और इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। समर्थ पहल 30 अगस्त 2022, समर्थ पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, शिक्षा विभाग की स्कीम है, ये ध्यान रखना है। और 40 मॉड्यूल जो है यहाँ पर अध्ययन मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाएगी। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन जो योजना है एक तरह से जो पशुपालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। 8 दिसंबर 2021 को देहरादून से प्रारंभ की जाती है और इस योजना में क्या है कि जो पशुपालक हैं उनके लिए संवर्धन राशि का प्रावधान है, ताकि लोग जो पशुपालन को धीरे धीरे छोड़ने के कगार पे आ रहे हैं वो पशुपालन की ओर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसमें क्या होगा, एक तरह से जो ये आपका है दुग्ध प्रोत्साहन योजना जो है आपका, इसमें क्या होगा कि जो दुग्ध का ये उत्पादन करेंगे तो पहले क्या होता था कि 4 रुपये प्रति लीटर संवर्धन राशि थी, तो उसको 5 रुपये प्रति लीटर संवर्धन राशि कर ली गई है। तो 5 रुपये प्रति लीटर इनको एक्स्ट्रा मिलेंगे और ये जो एक्स्ट्रा पैसा होगा ये इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा, यानी इनके बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण किया जाए। अगला हमारे पास है आयुष ग्राम। तो आयुष देख लीजिए, आयुष मंत्रालय भारत में इस्टेब्लिश है। आयुष क्या होता है, A4 यहाँ पर आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद, ये आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है। A4 आयुर्वेद, Y से आपका योगा आ गया, Y से योगा आ गया, U से आपका यूनानी आ गया, यूनानी हो जाएगा, और S से आपका हो गया आपका सिद्धा, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और H से आपका हो गया होम्योपैथी, H हो गया आपका होम्योपैथी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेद, Y हो गया योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो ये सारी की सारी एक तरह से नेचुरल, एक तरह से मेडिसिनल पद्धति है, यानी प्राकृतिक चिकित्सा एक तरह से बोल सकते हैं, या आयुर्वेदिक चिकित्सा के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया और होम्योपैथी हो गया। तो इन सब का प्रयोग आयुष ग्राम में किया जाने वाला है। तो आयुष ग्राम क्या है, एक तरह से उत्तराखंड को आयुष चिकित्सा का हब बनाना है। आयुष चिकित्सा का मतलब सीधा सीधा हो गया आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और एक तरह से होम्योपैथी। तो इन सब की चिकित्सा का हब बनाना है उत्तराखंड राज्य को। और ये किसके द्वारा, केरल की जो आर्य वैद्यशाला है उसके द्वारा ये आयुष ग्राम स्थापित किया जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि 100 बेड की क्षमता वाला एक आयुष ग्राम स्थापित करना, यानी 100 बेड की क्षमता वाला एक आयुष ग्राम को स्थापित करना है। इससे क्या होगा, चिकित्सीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो कि उत्तराखंड के सामाजिक आर्थिक विकास के में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो आयुष का फुल फॉर्म एक तो ध्यान रखना है, आयुष ग्राम उत्तराखंड में स्टैब्लिश हो रहा है। कौन कर रहा है, आर्य वैद्यशाला, जो कि केरल की है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना। कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2014 को तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना शुरू होती है। और इसके तहत क्या किया जाता है कि जो कृषि व्यवसाय में संलग्न है कोई भी महिला या पुरुष, अगर वो वहाँ पर दिव्यांग हो जाते हैं, यानी किसी तरह की चोट अगर उन्हें लग जाती है और उनका कोई शारीरिक अंग जो है उसमें दिक्कत आ जाती है, जैसे आँख में चोट लग जाती है या हाथ पैर जो है एक तरह से दिव्यांग अगर वो हो जाते हैं, तो दिव्यांग होने की स्थिति पर, और दिव्यांग की स्थिति क्या है 20 to 40% अगर वो दिव्यांग होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनको भरण पोषण के लिए 1200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो 1200 रुपये एक तरह से उनको तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत 1200 रुपये अनुदान दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की अगर बात की जाए, हाँ ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ये 1200 रुपये प्रति माह नहीं है, प्रति माह नहीं है ये, शायद ये प्रति 6 माह होगा, या ये आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा कि क्या है, ये प्रति माह है या फिर प्रति 6 माह है। आगे देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। तो ये पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उत्तराखंड को पर्यटन हब बनाने के लिए शुरू में ही 1 जून 2002 को शुरू हो गई थी ये योजना। क्या है यहाँ पर कि जो उत्तराखंड के बेरोजगार नागरिक हैं, बेरोजगार युवा हैं या फिर अन्य भी जो नागरिक हैं, उनको पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत क्या है कि अगर अब जो अपडेटेड ये योजना है, अगर इलेक्ट्रिक बस खरीदता है तो कोई भी व्यक्ति, तो उसको 25 से 25 to 33% उसको एक तरह से सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी दी जाएगी 25 से 33% या फिर 10 से 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी अगर इलेक्ट्रिक बस खरीदते हैं। अन्य कोई भी वाहन खरीदेंगे, चाहे वो टैक्सी हो और या फिर अन्य तरह के कोई भी वाहन अगर खरीदेंगे, तो केवल उसमें 25% सब्सिडी मिलेगी। हाँ, इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर ये सब्सिडी की राशि भी बढ़ जाएगी, 25 से 33% तक मिल सकती है और 10 से 15 लाख रुपए तक सब्सिडी राशि मिलेगी यहाँ पर। तो ये थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। डेट तो कई बार पूछ ली गई है, अब यहाँ पर डेटा आपको ध्यान रखना, क्योंकि 4 स्टेटमेंट बना के आपको दे देगा वहाँ पर कि इलेक्ट्रिक बस खरीदने पे क्या है और अन्य वाहनों को खरीदने पर क्या है, तो वहाँ पर आपको काम आएंगे ये फैक्ट्स। चलिए अब हम देखते हैं अगला जो हमारे पास फैक्ट है सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड। तो भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था, मैंने केवल सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर भोटिया जनजाति एक तरह से कितनी है, कैसी है, क्या उनका रहन सहन है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें केवल सामाजिक व्यवस्था का जिक्र किया है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, भोटिया जनजाति में स्त्रियों और पुरुषों के लगभग समान अधिकार होते हैं। एक पत्नी प्रथा इनमें प्रचलित है, एक पत्नी यानी बहु विवाह प्रथा इनमें प्रचलित नहीं है भोटिया जनजाति में। विवाह जो होता है यहाँ पर, विवाह क्या होता है, विवाह की दामी, विवाह को दामी ये कहते हैं, और दामी की एक तरह से 2 प्रथाएं, यानी विवाह की 2 प्रथाएं इनमें देखने को मिलती है। एक का नाम है तत्सत और एक का नाम है दमोला। क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से दमोला जो है किसकी विवाह प्रथा का नाम है, तो आपको ध्यान रखना है भोटिया जनजाति का है। बधु शुल्क प्रथा, बधु शुल्क प्रथा इनमें प्रचलित है लेकिन कुछ मात्रा में है, इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो ये भी बोला जा सकता है कि बधु शुल्क प्रथा जो है किस में देखने को मिलती है, भोटिया जनजाति में, लेकिन कुछ मात्रा में। विवाह के अवसर पर ये क्या करते हैं, हाथों में रुमाल लेकर जो डांस करते हैं उसको हम बोलते हैं पौड़ा नृत्य। तो यहाँ लिखा होगा, तो पौड़ा नृत्य, ये पौड़ा नृत्य किसकी परंपरा है, भोटिया की है। कब करते हैं, विवाह के अवसर पर करते हैं, और इसमें क्या किया जाता है, हाथों में रुमाल लेकर डांस किया जाता है। कुछ मात्रा में जो इनमें विवाह होते हैं उनमें भावज देवर विवाह, भावज देवर विवाह यानी एक तरह से भावज देवर विवाह इनमें प्रचलित, देवर भाभी का विवाह होता होगा लगभग, भावज देवी देवर विवाह जो कहा जाता है। गंधर्व विवाह की प्रथा इनमें प्रचलित है, पुनर्विवाह भी हो जाता है, पुनर्विवाह भी हो जाता है, लेकिन बाल विवाह इनमें नहीं होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस जनजाति में बाल विवाह प्रथा प्रचलित नहीं है, तो वो भोटिया जनजाति है। तो ये फैक्ट्स आपको भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा सा बोक्सा जनजाति की सामाजिक संरचना पर कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो बोक्सा जो जनजाति है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम केवल डिस्कस करने वाले हैं। तो बोक्सा जनजाति जैसे कि सभी जानते हैं कि ये अलग अलग जगहों पर पाई जाती है, और वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कुछ फैक्ट, केवल एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। बोक्सा जनजाति में एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। एक विवाह बहुविवाह दोनों प्रथाएं प्रचलित हैं। तो इनमें एक विवाह बहुविवाह दोनों प्रथाएं प्रचलित हैं। अधिकतर परिवार इनके संयुक्त परिवार होते हैं, ज़्यादातर परिवार संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, लेकिन कुछ केंद्रीय परिवार भी पाए जाते हैं। अधिकतर परिवार क्या हैं, संयुक्त हैं और विस्तृत परिवार हैं, लेकिन कुछ जो है केंद्रीय परिवार भी पाए जाते हैं। यानी संयुक्त का अपोजिट यहाँ पर क्या बोल दिया गया है,
है कि कुछ केंद्रीय परिवार भी पाए जाते हैं। तो कुछ परिवार केंद्रीय हैं, ज़्यादातर तो संयुक्त और विस्तृत परिवार ही हैं। परिवार जो होते हैं पितृवंशीय होते हैं, पितृवंशीय परिवार होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं। और संपत्ति का हस्तांतरण एक तरह से क्या होगा, पिता से पुत्र को होता है, तो पितृसत्तात्मक होते हैं। पुत्री भी संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है, पुत्री को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। और समाज में अगर पूछा जाए कौन सी जनजाति में समाज में स्त्रियों की स्थिति सबसे अच्छी है, तो सर्वोच्च मानी जाती है एक तरह से बोक्सा जनजातियों में स्त्रियों की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है कि जहाँ पुत्रियों को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है, तो उस जनजाति में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी बेहतर है, यानी स्त्रियों की स्थिति हम बोल सकते हैं कि उच्च स्थिति जो है स्त्रियों की है। तो ये ध्यान रखना है। मैंने कहा कि एक विवाह बहुविवाह दोनों प्रचलित हैं, लेकिन धीरे धीरे एक विवाह की ओर ज़्यादा झुकाव हो रहा है। तो ये फैक्ट्स आपको बोक्सा जनजाति के बारे में ध्यान रखनी है। अगला है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। तो अटल आयुष्मान योजना वैसे ही सेंट्रल लेवल पे भी काफ़ी प्रचलित है, लेकिन उत्तराखंड की जो स्पेशल है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, ये दिसंबर 2018 में लॉन्च की गई थी, 2018 में। और इसमें क्या है कि समस्त परिवारों को, जो भी परिवार हैं उत्तराखंड के, उनको 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। 5 लाख रुपए हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। और इस योजना के तहत गोल्डन कार्ड का भी प्रावधान है, और निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पतालों में इनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इसके अलावा 1350 से ज़्यादा प्रकार के रोगों का निःशुल्क उपचार की सुविधा यहाँ पर रखी गई है। तो 5 लाख प्रति परिवार 2018 में जारी की गई। ये मेन फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी सभी लगभग बीमारियाँ 1350 से ज़्यादा रोगों का उपचार यहाँ पर किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में इनका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो सफल क्रियान्वयन अगर इस योजना का होता है तो हेल्थ के क्षेत्र में ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है, और यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला हमारे पास है सौभाग्यवती योजना। भाग्यवती जो योजना है, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना करके भी इसका नाम है, सितंबर 2022 में ये लॉन्च होती है ये योजना। और इसके तहत क्या है, इसके तहत जो है आपका गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु के लिए उचित पोषण की व्यवस्था इसमें की गई है। तो गर्भवती जो महिलाएं हैं और नवजात शिशु जो हैं उनके लिए उचित पोषण के लिए यह योजना लागू की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं का सशक्तिकरण इस योजना के द्वारा किया जाएगा। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। और इसके अलावा माँ और शिशु के लिए, यानी माता भी और बच्चे के लिए पृथक किट इसमें दी जाती है। और इसके अलावा इसके पात्र कौन होंगे, तो पात्र इसकी BPL महिलाएं होती हैं। BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी महिलाएं इसकी पात्र होती हैं। और इसमें जो प्रथम चरण था, इसका प्रथम चरण, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, 30 से 40 हज़ार महिलाओं को लाभान्वित किया गया था। प्रथम चरण में ये लक्ष्य रखा गया था कि 30 से 40 हज़ार महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। तो जन्म दर और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। और इसके अलावा जो यहाँ पर एक तरह से इस योजना के तहत जो आपका सतत विकास लक्ष्य यानी SDG जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, इनमें से गोल 3 है गुड हेल्थ। गोल 3 क्या बोलता है, गुड हेल्थ। तो इसको पाने के लिए, यानी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो यहाँ पर हमारे पास एक तरह से सौभाग्यवती योजना है, वो SDG के कौन से गोल को पाने के लिए लागू की गई है। तो गोल नंबर 3 जो कि गुड हेल्थ से संबंधित है, जो जिसका गोल क्या है कि गुड हेल्थ। राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा अपने नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए। तो SDG 3 से रिलेट करता है सौभाग्यवती योजना। तो इसमें यह झोड़ा नृत्य जो है ये फेमस है, कुमाऊं क्षेत्र में होता है। कुमाऊं क्षेत्र में भी अगर मुख्य केंद्र की बात की जाए तो बागेश्वर जिला इसका मुख्य केंद्र है। और खास बात क्या है कि इस नृत्य में मुख्य गायक जो है वो बीच में नृत्य करता है, यानी एक वृत्ताकार टोली में ये होते हैं, और जो मेन सिंगर होता है वो बीच में नृत्य करता है, जो मुख्य गायक होता है बीच में
नृत्य करता है और एक तरह से वो हुड़की बजाता है और बाहर चारों तरफ जो है वृत्त बनाया होता है। और विशेषताएं अगर बात की जाए तो ये एक तरह का श्रृंगारिक नृत्य है। खास बात यह है कि चांदनी रात में होता है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, कि चांदनी रात का घोड़ा नृत्य है। बागेश्वर जिसका केंद्र है, मुख्य गायक बीच में डांस करता है हुड़की बजाते हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रात्रि के समय, चांदनी रात्रि के समय और स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा ही किया जाता है। तो श्रृंगारिक, इसकी विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि श्रृंगारिक नृत्य है। तो ये हमने बात की घोड़ा नृत्य के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो छोलिया नृत्य है। और छोलिया नृत्य की अगर बात की जाए तो ये भी कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कुमाऊं क्षेत्र आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। और कभी क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे बना लेता है इससे, जैसे अगर पहले घोड़ा नृत्य का पूछ लिया जाए तो वो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो श्रृंगारिक नृत्य भी कहलाता है, तो वो घोड़ा नृत्य आपका हो जाएगा। छोलिया नृत्य के बारे में पहली बात तो किस रीजन में होता है, कभी नृत्यों के नाम दे देगा लिख के और फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सा कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य नहीं है या फिर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, तो ये कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। और इसकी विशेषताएं की अगर बात की जाए तो छोलिया नृत्य में दरअसल क्या होता है कि इसमें ढाल या तलवार के साथ ये नृत्य किया जाता है। और ये एक तरह से जो हमारे देवी देवता होते हैं खासकर प्रसिद्ध, जैसे कि नागराज हो गया, नरसिंह हो गया एवं पांडव लीलाओं पर ये आधारित होता है। और कुछ विशेष पर्वों पर जैसे कि शादी हो गया या धार्मिक जो अवसर होते हैं, ऐसे अवसरों पर यह छोलिया नृत्य किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसकी एक खास विशेषता है कि ढाल या तलवार के साथ किया जाने वाला ये नृत्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो ढाल या तलवार के साथ में किया जाता है, तो वो नृत्य है आपका छोलिया नृत्य। इसके अलावा एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं, ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें श्रृंगार रस और साथ में वीर रस, तो श्रृंगार और वीर रस दोनों का ही प्रयोग छोलिया नृत्य में किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है बात। अगला देखिए, अगला जो हमारे पास है वो भड़ौ नृत्य है। तो भड़ौ नृत्य के संदर्भ में कुछ बात देख लेते हैं। भड़ौ नृत्य जो है ये सबसे पहली बात, इसका अन्य नाम है पवाड़ा। तो कभी क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि पवाड़ा किसे कहा जाता है, तो भड़ौ नृत्य को ही पवाड़ा भी कहा जाता है। और इसकी अगर विशेषताओं की बात की जाए तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजन में प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। यह वीर रस पर आधारित है, क्योंकि ये इसमें ये मान्यता है मेनली कि जो वीर होते हैं, वीरों के वंशजों में वीरों की आत्मा का प्रवेश हो जाता है। और वो वीरों की जो आत्माएं हैं, एक तरह से जो उनके वंशजों में प्रवेश हो गई है, वो नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। वही व्यक्ति जिसमें आत्मा प्रवेश करती है, वही व्यक्ति इस नृत्य को प्रदर्शित करता है। तो एक तरह से हमें मेन बात क्या ध्यान रखनी है, इसका नाम पवाड़ा भी है। दोनों क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं में प्रचलित है, वीर रस पर आधारित है और एक तरह से वीरों की आत्मा से रिलेट किया जाता है इस नृत्य को। आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वो हमारे पास है चौफुला नृत्य। तो चौफुला नृत्य की अगर बात की जाए तो इसकी विशेषता ये है कि ये गढ़वाल क्षेत्र में फेमस है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट करके, कि जो पुरुष नर्तकी इसमें होता है, पुरुष और महिला दोनों ही इसको करते हैं, तो पुरुष नर्तक को चौफुला कहा जाता है और स्त्री नर्तक को चौफुलों कहा जाता है। तो ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो यह भी क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था तो कि कौन सा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के संपादित होता है। तो बिना किसी वाद्य यंत्र के जो नृत्य किया जाता है वो चौफुला नृत्य है। तो ये खास पॉइंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है उत्तराखंड का जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो आपका चौफुला नृत्य हो जाएगा। अब अगर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं है तो इसमें नृत्य कैसे होता है, तो इसमें नृत्य जो होता है उसमें आपको हाथों की ताली, पैरों की थाप, इसके अलावा झांझ की झनकार, कंगन और पाजेब की सुमधुर ध्वनियों पर नृत्य किया जाता है। तो कंगन, पाजेब की सुमधुर ध्वनियों के अलावा हाथों की तालियां, पैरों की थाप, इन सब का प्रयोग करके नृत्य किया जाता है। तो ये चौफुला नृत्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल रीजन का है। और ये भी ध्यान रखना है कि चौफुला पुरुष नर्तक को कहा जाता है, चौफुलों जो है वह स्त्री नर्तक को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने चूज किया है इसमें, वो है आपका रम्माण उत्सव। तो रम्माण उत्सव बहुत फेमस है, इतना फेमस है, वर्ल्ड लेवल का ये उत्सव है उत्तराखंड का। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात, कहाँ से रिलेटेड, चमोली जिला सबको पता है, थोड़ा सा डीप आयोग क्वेश्चन पूछने लगा है। तो सलूड़ गांव की 500 वर्ष पुरानी संस्कृति ये है एक तरह से रम्माण उत्सव। तो 500 वर्ष पुरानी संस्कृति है। इसमें क्या किया जाता है, मेनली रामायण का ही पाठ किया जाता है। और रामायण का जो पाठ होता है वो बिना संवादों के होता है, गीत, ढोल और ताल के आधार पर। तो मुखौटा शैली पर आधारित रामायण का मंचन है ये। मुखौटे लगाए जाते हैं, जो पात्र होते हैं उनका अभिनय करने के लिए। रामायण के जो
पात्र हैं उनके अभिनय के लिए मुखौटा शैली का प्रयोग और रामायण का मंचन किया जाता है। खास बात यह है कि इसमें संवाद बिल्कुल नहीं होता है, बिना संवाद के ये रामलीला का संपादन होता है और बिना संवादों के गीत, ढोल और ताल की लय से किया जाता है। सबसे खास पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है, विश्व धरोहर घोषित किया गया है। जो कि इसकी विशिष्टता अगर इसकी देखी जाए तो सबसे बड़ी विशिष्टता यही है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कब हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि किस डेट को, तो 2 अक्टूबर 2009, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है गंगा क्याक उत्सव। तो क्वेश्चन बन सकता है, ये थोड़ा लेटेस्ट और न्यू टाइप का उत्सव है उत्तराखंड का, गंगा क्याक उत्सव। इसका आयोजन कौन करता है? आयोजन करता इसके हैं द एडवेंचर्स स्पोर्ट्स सोसाइटी। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी ईओ में देखा था कि उसने क्वेश्चन तो पूछा था उस पर चिपको मूवमेंट पे, लेकिन कंपनी का नाम पूछ लिया था कि कौन सी कंपनी थी एक तरह से। तो इस तरह का आयोजन कौन कर रहा है? द एडवेंचर्स स्पोर्ट्स सोसाइटी करती है। स्थल किस जगह पर किया जाता है? तो लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग फूलचट्टी, जो कि ऋषिकेश में पड़ता है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, मेनली जो वाटर स्पोर्ट्स एक तरह से देखा जाता है, खासकर गंगा नदी में जो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की बात की जा रही है। तो इसमें स्प्रिंट हो गया, प्रोफेशनल स्लालम, मास बोटर, क्रॉस स्पर्धाएं, ये सारी यहाँ पर आयोजित की जाती हैं। तो गंगा क्याक उत्सव आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग फूलचट्टी, द एडवेंचर्स स्पोर्ट्स सोसाइटी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हुड़की बोली का है। उत्तराखंड में हुड़की बोली, तो हुड़की बोली की अगर बात की जाए तो ये कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलन है इसका, और ये एक तरह का कृषि संबंधी गीत है। तो ये लोक गीतों की श्रेणी में आता है, कृषि संबंधी गीत है ये। और इसकी खास बात क्या है कि ये आपको ध्यान रखना है, इसकी खास बात ये है कि जो मुख्य गायक होगा, प्रमुख गायक होगा, वो विशेष वेशभूषा के साथ, यानी एक हीरोइक रोल में वो रहेगा। तो हुड़की का हीरो जो होता है वो गायक होता है इसका, और वो वेशभूषा के साथ जो वाद्य होता है, वाद्य भी क्या है इसमें? हुड़की ही है। हुड़की एक तरह का वाद्य यंत्र भी है। तो हुड़की को लेकर वो रहता है, गीत की एक पंक्ति गाएगा। और वहाँ पर क्योंकि कृषि संबंधी गीत है तो वहाँ खेतों में जो कृषक काम कर रहे होंगे, महिला पुरुष जो भी, तो वो उस गीत को दोहराएंगे। यानी गीत की एक लाइन जो हीरो होता है, हीरो प्रमुख गायक जो होता है, उसको अच्छे खासे अच्छे सुंदर कपड़े पहना के उसको वो थाप देता है अपनी हुड़की पर, और एक पंक्ति गाएगा और उसी को जो है वो अन्य कृषक लोग रिपीट करेंगे। तो ये कृषि संबंधी गीत है, हुड़की बोली गीत। कुमाऊं क्षेत्र में इसका प्रचलन है, और ये एक दो बातें आपको इससे ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो है आज का टॉपिक वो है हमारे पास जागर गीत। तो जागर गीत की अगर बात की जाए तो जागर गीत में लोक कथाओं का वर्णन गीत के माध्यम से, और गीतकार को जगरिये कहा जाता है। तो जागर गीत एक तरह से दोनों ही क्षेत्रों में प्रचलित है। अगर पूछा जाए तो गढ़वाल कुमाऊं दोनों जगह प्रचलित है। लोक कथाओं का वर्णन, जो लोक कथाएं हमारे उत्तराखंड में प्रसिद्ध हैं, तो उनका वर्णन जो है गीत के माध्यम से इसमें किया जाता है। और जो गीतकार होता है उसको विशिष्ट नाम जगरिये कहा जाता है। तो कभी सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि जगरिये कौन होता है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो जागर गीत का गीतकार है उसे जगरिये कहा जाता है। और ये कब गाया जाता है? तो धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं, तंत्र मंत्र पूजा आदि के समय देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में गाया जाने वाला गीत है। तो ये हुआ आपका जागर गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला एक और हमारे पास है बैर गीत। तो बैर गीत ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है बैर गीत। तो बैर जो है एक तरह से दुश्मनी को बोलते हैं गढ़वाली में। तो बैर गीत ये भी ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन वर्ड ही पूछ लेगा कि बैर होता क्या है एक्चुअली में। तो बैर गीत की अगर बात की जाए तो इसको तर्क प्रधान नृत्य गीत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लॉजिक पे डिपेंड करता है। लॉजिक पे कैसे डिपेंड करता है? क्योंकि इसमें प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता आधारित ये नृत्य गीत ये भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें जैसे दो गायक होंगे आमने सामने, वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन गीतों के द्वारा, तार्किक वाद विवाद के द्वारा, यानी तार्किक वाद विवाद के द्वारा गीतात्मक प्रस्तुति की जाती है। तो एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास किया जाता है। तो जो अच्छा कुशल गीतकार होता है वो जब एक तरह से अच्छा गाता है या अच्छे पॉइंट्स रखता है, अच्छे तर्क रखता है अपने, तो फिर क्या होता है वो दूसरे पे हावी होने लग जाता है। तो जो ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि का होगा, यानी जो अच्छा गीतकार होगा इस विद्या में, वो जीत जाता है। तो बैर गीत एक तरह से। अब ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रतियोगितात्मक गीत कौन है, या ऐसा कौन गीत है जो प्रतिस्पर्धात्मक गीत होता है? तो वो बैर गीत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास कुछ और टॉपिक एक तरह से
कला के क्षेत्र से हमने कुछ टॉपिक लिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कत्यूरी कालीन मंदिर, और कत्यूरी कालीन मंदिरों में भी हम पैगोडा टाइप के मंदिर को समझेंगे। पैगोडा टाइप मंदिर क्या होता है? तो दो प्रकार के मंदिर हैं, एक तो छत्रयुक्त मंदिर है, एक शिखर युक्त मंदिर है। तो पहली बात बोली जाए, कत्यूरी कालीन मंदिरों को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग इसका छत्रयुक्त मंदिर होता है और दूसरा भाग शिखर युक्त मंदिर होता है। और नोट करके ये ध्यान रखना है कि ये जो छत्रयुक्त मंदिर होते हैं, इन मंदिरों को पैगोडा भी कहा जाता है, और कुछ पैगोडा मंदिर के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो पैगोडा मंदिर का उदाहरण जो है बालेश्वर मंदिर हो गया, आपका केदारनाथ मंदिर हो गया, लाखा मंडल हो गया, रानीहाट हो गया, देवालगढ़ आदि, ये सारे मंदिर जो हैं ये छत्रयुक्त मंदिर हैं, और इन सब ये पैगोडा के उदाहरण हैं। तो इन्हें पैगोडा भी कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन कि इस काल के छत्रयुक्त मंदिरों को पैगोडा कहा जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो कुछ चित्रकला से रिलेटेड देख लेते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक जो है वो है ज्योति पट्टा चित्रकला शैली। ज्योति पट्टा चित्रकला शैली की हम बात करेंगे। तो ये उत्तराखंड की लोक चित्रकला शैली है। तो लोक चित्रकला शैली है हमारे राज्य की। यह चित्रकला कागज, कपड़े और लकड़ी पर बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि कोई कागज, कपड़ा या लकड़ी पर ये चित्रकला बनाई जाती है। और इस चित्रकला की अगर बात की जाए तो मुख्यतः ये भी धार्मिक अनुष्ठानों जैसे जन्माष्टमी हो गया, इस तरह के अनुष्ठानों पर इस तरह की चित्रकला की जाती है। कागज पे करी जा सकती है, कपड़े पे या फिर लकड़ी पर की जा सकती है। इसमें क्या किया जाता है? तो जैसे महालक्ष्मी हो गया, महाकाली, गणेश, महासरस्वती व दुर्गा की मानव आकृतियों का अंकन किया जाता है। ये अंकन कहाँ? कागज, कपड़े या फिर लकड़ी पर किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों जैसे कि मैंने बताया जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, नवरात्रि, विवाह, संस्कार आदि के अवसर पर इस तरह की कला का प्रदर्शन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक और टॉपिक हमारे पास है झंडा मेला। झंडा मेला की अगर बात की जाए तो ये सभी को पता है, झंडा मेला देहरादून में लगता है। और कब आयोजित होता है? तो होली के 5 दिन बाद। खास बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि सिख गुरु जो हैं राम राय जी के जन्म दिवस पर यह प्रारंभ होता है और अगले 15 दिन तक चलता है। तो अगले 15 दिन तक ये मेला कंटिन्यू चलता है, क्योंकि इस दिन गुरु राम राय जी का आगमन उत्तराखंड में हुआ था 1676 में। तो 1676 में गुरु राम राय जी का आगमन उत्तराखंड में हुआ था। तो इसलिए इस दिवस को एक तरह से झंडा मेला के रूप में इस दिन से शुरू होता है और अगले 15 दिन तक कंटिन्यू ये मेला चलता है। और यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो सिखों के गुरु राम राय हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका 1645 में हो गया था। तो इनका एक बर्थ ईयर भी आपको ध्यान रखना होगा। 1645 में इनका जन्म हुआ, 1676 में ये उत्तराखंड में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो नृत्यों से संबंधित कुछ टॉपिक होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है थड़िया नृत्य। तो थड़िया नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हम कुछ खास पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कहाँ लगता है? तो ये गढ़वाल क्षेत्र में लगता है। इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो बसंत पंचमी से और बिखोत तक जो है ये थड़िया मेला थड़िया नृत्य किया जाता है। और यह नृत्य की सबसे बड़ी जो विशेषता है, ये विवाहित लड़कियों द्वारा ये किया जाता है। विवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने का तात्पर्य ये है कि ये अपने चौक या आंगन में एक तरह से थड़िया गीत गाकर नृत्य करती हैं। तो इसी को थड़िया नृत्य कहा जाता है, विवाहित लड़कियों के द्वारा। और विवाहित लड़कियों में भी मुख्यतः उन लड़कियों के द्वारा जो पहली बार अपने मायके में आई होती हैं, अपने माँ के घर आई होती हैं, तो उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बसंत पंचमी से बिखोत तक यह नृत्य। और कहाँ की अगर बात की जाए तो गढ़वाल क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है थड़िया नृत्य। तो थड़िया नृत्य में कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड को लेकर। ये गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है। लड़कियां अपने आंगन में थड़िया गीत गाकर नृत्य करती हैं और पहली बार मायके आने वाली लड़कियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको थड़िया नृत्य के बारे में ध्यान रखने हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, कुछ लोकगीत हम डिस्कस करेंगे जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। थोड़े से डिफरेंट भी होंगे अलग से, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला झुमेला गीत, झुमेला या झुमेलो भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। तो झुमेलो या झुमेला गीत दोनों एक ही बात हो गई। तो यह भी गढ़वाल क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। और झुमेला के बारे में आपको खास बातें ध्यान रखनी होगी कि झुमेला जो गीत है आपका, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी प्रसिद्ध होने के साथ ही इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ से ये ध्यान रखना है कि ये नारी हृदय की वेदना और उसके सौंदर्य का वर्णन करता है। देखिए, तो ये वेदना और प्रेम दोनों का ही प्रतीक है। तो झुमेला गीत के बारे में ये हमेशा ध्यान रखना है कि झुमेला गीत जो है ये वेदना का तो प्रतीक है ही, वेदना के प्रतीक होने के साथ साथ ये झुमेला गीत आपका प्रेम का भी प्रतीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा गीत है जो एक तरह से वेदना के साथ साथ प्रेम का भी प्रतीक है? तो वो आपका झुमेला गीत हो गया। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
मेरे पास है बसंती गीत। बसंती गीत का भी क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, गढ़वाल क्षेत्र का ही गीत है। और बसंती गीत की अगर बात की जाए तो ये बसंत के आगमन के समय किशोरियों द्वारा गाया जाता है। तो किशोरियां जो होती हैं उनके द्वारा बसंत के आगमन के समय यह गीत गाया जाता है। और इस गीत के गायन के दौरान देहली की पूजा की जाती है। देहली यानी जो डोर स्टेप होते हैं, दरवाजे कि एक तरह से नीचे का पार्ट, उसको देहली कहा जाता है, यानी जहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे तो उसी को देहली कहा जाता है। उसका पूजन किया जाता है इसमें, और किशोरियों द्वारा यह गीत गाया जाता है। तो बसंती गीत किससे संबंधित है? गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है। और कौन गाती हैं? तो किशोरियों द्वारा बसंत ऋतु के आगमन पर यह गीत गाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। अगला हमारे पास है छपेली गीत। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसे छोपती गीत भी कहा जाता है। छपेली गीत को छोपती गीत भी कहते हैं। तो अगर छोपती पूछे या छपेली पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। छोपती और छपेली जो है दोनों एक ही गीत हैं। और इसका जो गायन किया जाता है वो विवाह या किसी उत्सव में इसका गायन किया जाता है। इसमें होता क्या है कि स्त्री और पुरुष दोनों गोलाकार स्थिति में बैठते हैं और बैठकर प्रश्नोत्तर के रूप में गाने गाए जाते हैं। तो छपेली गीत ऐसा कौन सा गीत है जिसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से संवाद होता है? तो वो छपेली गीत है। इस तरह का प्रश्न आपको बन सकता है। इसके अलावा विवाह या किसी उत्सव में यह गाया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। चौपती भी इसे कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको छपेली गीत के बारे में ध्यान रखने हैं। अगला जो हमारे पास लोकगीत में टॉपिक है वो भगनौल गीत है। भगनौल गीत जो है ये कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है और ये खास गीत है। ये खास गीत है। अगर आप अभी प्रेम करने की स्थिति में हैं तो ये आपके लिए ही बना है, विशेषकर याद भी रह जाएगा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल कल्पनाओं पर आधारित एक गीत है। कल्पनाओं पर आधारित ये गीत होता है। इसमें अनुभूति प्रधान गीत है, प्रेम की प्रधानता है। तो पहली बात प्रेम की प्रधानता है, अनुभूति प्रधान है और कल्पनाओं पर आधारित। कल्पनाओं पर आधारित कैसे है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रेमिका होगी आप उसको कल्पना में लाओगे, अपनी प्रेमिका को कल्पना में, उसकी कल्पना करते हुए मधुर एहसास, एक मतलब अच्छी फीलिंग के साथ में हुड़की और नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाता है। तो ये बहुत खास गीत है भगनौल गीत। तो भगनौल गीत कुमाऊं क्षेत्र का है। प्रेम की इसमें प्रधानता है, अनुभूति प्रधान ये गीत है और स्त्री को मन में कल्पित करते हुए मधुर एहसास के साथ में हुड़की और नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाता है। तो आपके एक तरह से याद रखने के लिए रख सकते हैं कि गर्लफ्रेंड वाला गीत कौन सा हो गया? भगनौल गीत हो गया। तो प्रेम की प्रधानता भी ध्यान आ जाएगा और कल्पनाओं पर आधारित है या अनुभूति प्रधान गीत है, ये भी आपको दिमाग में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है चित्रकला के कुछ टॉपिक हम देखेंगे। तो चित्रकला अगर उत्तराखंड में देखी जाए तो चित्रकला की बात की जाए तो हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल की चित्रकला के बारे में, मध्यकाल की और आधुनिक काल की। तो प्राचीन काल के बारे में आपको पता ही है, लाखू गुफा, गोरखिया गुफा, किमनी गांव और लोयथाप प्रसिद्ध हैं। तो हम थोड़ा सा इनको हल्के से चर्चा करके चलेंगे क्योंकि ये अधिकतर आप लोगों ने रट लिए होते हैं। तो लाखू गुफा कहाँ है? तो जनरल पता है अल्मोड़ा में है। और इसमें क्या विशेषता है? तो मानव को समूह में ग्रुप डांस करते हुए दिखाया गया है और इसमें पशुओं का भी चित्रण किया गया है। गोरखिया गुफा की अगर बात की जाए तो गोरखिया गुफा आपका चमोली जनपद में है और इसमें पशुओं के गहरे रंगों के चित्र मिलते हैं। इसके अलावा किमनी गांव जो है यह भी चमोली में है। इसमें हथियार के चित्र आपको मिलेंगे, हथियार पशु चित्र जो कि व्हाइट कलर में है, यानी सफ़ेद रंग के चित्र यहाँ पर। तो सफ़ेद रंग के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो किमनी गांव में पाए गए हैं। लोयथाप अल्मोड़ा में है और ये यहाँ पर मानव को शिकार, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि कहाँ पर मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये अल्मोड़ा में, लोयथाप में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। मध्यकाल की चित्रकला की अगर बात की जाए तो 16वीं सदी में एक तरह से शुरुआत होती है। गढ़वाली शैली प्रचलित है और गढ़वाली शैली की अगर बात की जाए तो पहाड़ी शैली का ही पार्ट है गढ़वाली शैली। तो पहाड़ी शैली में जो उत्तराखंड की अधिकतर पुरानी चित्रकलाएं हैं पहाड़ी शैली में है और पहाड़ी शैली का ही पार्ट है एक गढ़वाली शैली को। तो गढ़वाली शैली प्रचलित हुआ करती थी 16वीं सदी में और 1658 में पृथ्वीपति शाह द्वारा गढ़वाली शैली को संरक्षण प्रदान किया गया। इन्होंने इसके बचाव के लिए और इसके विकास के लिए प्रयास किए। और सुलेमान सिको जो शहजादा आया था उत्तराखंड, तो सुलेमान सिको जब आया तो अपने साथ एक तरह से दो लोगों को लेकर आया। एक तो कुंवर श्यामदास और दूसरा उसी का बेटा था, कुंवर श्यामदास का बेटा हरदास। तो इन दोनों को वो अपने साथ लेकर आता है और इन दोनों ने ही गढ़वाली शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में आपका गोरखिया गुफा, लाखू गुफा ध्यान रखना है। इसके अलावा किमनी गांव ध्यान रखना है और लोयथाप ध्यान रखना है। मध्यकाल में 16वीं सदी में पृथ्वीपति शाह का विशेष योगदान है, यह आपको ध्यान रखना है। 1658 में संरक्षण दिया और सुलेमान सिको के साथ जो 2 व्यक्ति आए थे, श्यामदास और हरदास, इन्होंने गढ़वाली शैली के विकास में योगदान दिया।
अब अगर आधुनिक काल की बात कर ली जाए तो आधुनिक काल को अवनति काल भी कहा जाता है। अवनति काल इसलिए कहा जाता है कि इस काल में उत्तराखंड में चित्रकला की अवनति हुई, धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे आ गया, क्योंकि मौलाराम प्रसिद्ध चित्रकार थे गढ़वाली शैली के, और उनके बाद से जब से मौलाराम की डेथ होती है उसके बाद से एक तरह से गढ़वाली शैली का धीरे धीरे पतन होता गया, अवनति होती गई, इसलिए इसे अवनति काल भी कहते हैं। तो इसके बाद जो अवनति शुरू हुई उसके बाद के जो चित्रकार हैं वो बालाराम थे, शिवराम, अजबराम, आत्माराम, और इन चित्रकारों को क्योंकि इस दौरान अवनति हुई, ये एक तरह से वंशज है मौलाराम के, तो इनके द्वारा कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए और अवनति हुई गढ़वाली शैली की और चित्रकला की उत्तराखंड में। तो इन चित्रकारों को इसीलिए अवनतिकालीन चित्रकार कहा जाता है। कभी आपको 4 नाम दे देगा, इनमें से 3 नाम यही और एक कोई अलग नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा व्यक्ति अवनतिकालीन चित्रकार नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा और बोली की अगर बात की जाए तो भाषा और बोली मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आप चैनल में जाएंगे, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 2 वीडियोस जो हैं गढ़वाली कुमाऊनी भाषा और बोली पर, उत्तराखंड के साहित्य पर, एक तरह से 2 प्रॉपर वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर उसके आपको वहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर ही नहीं, वो थ्योरी सेशन है प्रॉपर, और उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं धार्मिक यात्राओं की। तो धार्मिक यात्राएं जो उत्तराखंड में लगती हैं उन सारी यात्राओं की हम शॉर्ट में बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक नंबर जरूर बनता है, अधिकतर बनता है। कभी कैलाश मानसरोवर से बन लेगा तो कभी हिल यात्रा से बना देगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, कैलाश मानसरोवर यात्रा का वर्णन करते हैं। तो कब होती है? जून के प्रथम सप्ताह से लेकर सितंबर के अंतिम सप्ताह तक यह यात्रा होती है, और ये प्रतिवर्ष होती है। तो हर वर्ष ही यह यात्रा होती है, जून प्रथम सप्ताह से लेकर और सितंबर अंतिम सप्ताह तक चलती है। आयोजनकर्ता इसके आपको ध्यान रखने हैं भारतीय विदेश मंत्रालय, क्योंकि आपको नेपाल जाना है, दूसरे देश जाना है, तो विदेश मंत्रालय का रोल हो जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। KMVN कुमाऊं मंडल विकास निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस का भी इसमें विशेष योगदान। तो इसके आयोजनकर्ताओं को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके अलावा कब यह यात्रा होती है? तो जून प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलती है, और ये प्रतिवर्ष होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अगली जो यात्रा है नंदा राजजात यात्रा है, और 12 वर्षों के हर प्रत्येक 12 वर्ष में लगती है ये, एक तरह से महानंदा राजजात। तो इसको शिव के विवाह से संबंधित माना जाता है, और ये कहाँ से? नौटी से लेकर हेमकुंड तक लगभग 280 किलोमीटर की यह यात्रा है। नौटी से लेकर और आपका कहाँ तक? हेमकुंड तक 280 किलोमीटर की ये यात्रा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें आपका प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होती है। चांदपुर गढ़ी के वंशज कांसवा गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में, यानी इस यात्रा का जो नेतृत्व करते हैं वो आपका चांदपुर गढ़ी के वंशज जो कांसवा गांव के जो राजकुमार हैं उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया नंदा राजजात यात्रा। तो इसमें खासकर ये खास यात्रा है। ये बोला जाता है ये कुमाऊं और गढ़वाल की एक तरह से सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है, और इसका संबंध जो है वो शिव के विवाह से है। अगला जो हमारे पास है हिल यात्रा की बात कर लेते हैं। हिल यात्रा से क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था कि किस जिले से संबंधित है, तो पिथौरागढ़ जिला सही उत्तर है उसका। और प्रतिवर्ष ये भाद्रपद मास में आयोजित होती है, और ये कहा जाता है कि ये नेपाल की देन है। नेपाल की देन है ये, एक तरह से नेपाल और पिथौरागढ़ का आपसी संबंध काफ़ी है, तो नेपाल की देन माना जाता है इस हिल यात्रा को। इसमें क्या होता है? इसमें जो है कृषि एवं पशुपालन से ये संबंधित है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है ऐसे कि हिल यात्रा का संबंध किससे है? ऑप्शन अगर इनमें से दे दिए कि कृषि एवं पशुपालन दे दिया, इसके अलावा कोई और दे दिया, शिक्षा दे दिया, युद्ध दे दिया, सेना दे दिया, तो ये सारे अगर दे दिए तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र यात्रा ये ऐसी है जिसका संबंध कृषि और पशुपालन से है। तो इसमें क्या किया जाता है? इस यात्रा में जो मंचन होता है वो बैलों का मुखौटा लगाया जाता है और उनको पहनकर मंचन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारे पास है वो पावली कांठा है। पावली कांठा से केदारनाथ की यात्रा है, और ये पावली कांठा आपका टेहरी गढ़वाल में है और केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में है। तो 2 जिलों के बीच ये अलग अलग स्थानों पर ये यात्रा का वर्णन है। टिहरी जिले से रुद्रप्रयाग, जो कि पावली कांठा से केदारनाथ। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी कुल जो दूरी है वो 29 किलोमीटर है।
तय करनी होती है। तो 29 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करनी होती है। अगस्त सितंबर माह में इस यात्रा का आयोजन होता है। तो पांवली कांठा भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए पांवली कांठा के अलावा, तो पांवली कांठा के अलावा आपको एक यात्रा का ध्यान रखना है यहाँ पर, जो कि वारुणी यात्रा है। तो वारुणी यात्रा की अगर बात की जाए तो यह कहाँ पर लगती है, तो उत्तरकाशी जनपद, कौन सा जनपद, उत्तरकाशी जनपद हो गया। और उत्तरकाशी जनपद में वरुण गंगा एक आती है, वरुण गंगा और भागीरथी। तो वरुण गंगा और भागीरथी के संगम से ये शुरू होती है, जो कि जगह पड़ती है बड़ीथी नामक जगह पर। तो यहाँ से ये यात्रा शुरू होती है और इस यात्रा एक तरह से वरुणा पर्वत तक की ये यात्रा होती है और वापस इसी स्थान तक ये यात्रा आती है। तो ये वारुणी यात्रा इम्पोर्टेंट है। ये आयोजन इसका चैत्र मास में होता है, चैत्र मास में इसका आयोजन होता है। चलिए, तो एक और टॉपिक हमारा रह गया है जो कि है शिल्पकला। तो शिल्पकला के बारे में डिस्कस करेंगे। शिल्पकला की अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो प्रकार इसके जो है काष्ठ शिल्प पाया जाता है, रेशा एवं कालीन शिल्प पाया जाता है, चर्म शिल्प पाया जाता है, धातु शिल्प पाया जाता है, मूर्ति शिल्प पाया जाता है और मृत्तिका शिल्प भी पाया जाता है। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले काष्ठ शिल्प को देखते हैं। काष्ठ शिल्प जो है राजी जनजाति का महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। काष्ठ शिल्प का मतलब जो है, जो आपके फर्नीचर वगैरह या लकड़ी की मूर्तियां वगैरह, वो सब काष्ठ शिल्प के अंतर्गत आएंगे। राजी जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके प्रमुख केंद्र की अगर बात की जाए तो चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये मुख्य एक तरह से हस्तशिल्प या काष्ठ शिल्प उद्योग के केंद्र यहाँ पर हैं। दूसरा जो शिल्प है वो आपका रेशा और कालीन शिल्प है। तो रेशा और कालीन यानी रेशे से जो है कालीन का निर्माण, कंबलों का निर्माण, दरियों का निर्माण। तो मेनली उत्तराखंड में भांग के पौधे से जो रेशा प्राप्त होता है उसके द्वारा कुथले, कंबल, दरी, रस्सियाँ आदि बनाई जाती हैं। तो ये तैयार की जाती हैं और इनके मुख्य केंद्र जो हैं वो पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र इसके प्रमुख केंद्र हैं। अगला जो शिल्प है वो धातु शिल्प की हम बात करेंगे। और धातु शिल्प के अंतर्गत क्या आता है, आभूषणों और बर्तनों का निर्माण। मुख्य रूप से आभूषणों और बर्तनों का निर्माण इसका प्रमुख एक तरह से धातु शिल्प के द्वारा होता है। और अगर बात की जाए तो राज्य में जो टमटा समुदाय के लोग हैं वो धातुओं से पूजा ग्रह के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से लोग या किस समुदाय के लोग धातुओं से पूजा ग्रह निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा टमटा समुदाय के लोग। अगला हमारे पास है चर्म शिल्प के बारे में देख लेते हैं। चर्म यानी चमड़े से बने जो उद्योग एक तरह से वस्तुएं हैं वो चर्म शिल्प के अंतर्गत आ जाएंगी। तो जैसे बैग हो गया हमारा, पर्स, जूते, ये सब क्या है, चर्म शिल्प के उदाहरण हैं। और प्रमुख केंद्र की अगर बात की जाए तो लोहा घाट, ये जरूर ध्यान रखना है। प्रमुख केंद्र पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा चर्म शिल्प का प्रमुख केंद्र नहीं है। तो लोहा घाट हो गया, जोहार घाट हो गई, जोहार घाटी हो गई, नाचनी हो गया और मिलम हो गया। तो ये जगह ऐसी हैं जो चर्म शिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला हमारे पास है मूर्ति शिल्प। अब मूर्ति शिल्प की प्राचीन काल से ही उत्तराखंड में समृद्ध परंपरा रही है और काफ़ी, अगर आप मूर्ति कला का विकास देखें तो उत्तराखंड में काफ़ी मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ये माना जाता है कि उत्तर यानी नॉर्थ और साउथ की मूर्ति कला का अद्भुत समन्वय है। यानी दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की दोनों तरह की मूर्ति कला का अद्भुत समन्वय उत्तराखंड में देखने को मिला है। और इसके उदाहरण अगर बात की जाए तो केदारनाथ मंदिर के द्वार पट्टिका पर शिव की वज्रासन में मूर्ति है, भगवान शिव की वज्रासन में मूर्ति। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, छोटा सा क्वेश्चन, कि भगवान शिव की वज्रासन में मूर्ति कहाँ पर है। तो ये केदारनाथ मंदिर में है, उसके द्वार पट्टिका पर। और अगला जो उदाहरण है इसका, विष्णु के वामन अवतार की जो मूर्ति है ये काशीपुर यानी उधम सिंह नगर में है, विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति। और इसके अलावा गणपति मूर्ति भी प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, जो कि लाखा मंडल के मंदिर में मिलती है। तो ये बातें आपको मूर्ति शिल्प से ध्यान रखनी है। तो मूर्ति शिल्प की समृद्ध परंपरा रही है और नॉर्थ और साउथ इंडिया की मूर्ति शिल्प का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर मृत्तिका शिल्प है। मृत्तिका शिल्प यानी मिट्टी से बने उद्योग की बात की जा रही है। तो मिट्टी से बने शिल्प की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत दीप आता है, सुराही, गमला, चिलम का निर्माण, चिलम है ना, तो चिलम का निर्माण इसके अंतर्गत आता है। और इसके जो प्रमुख केंद्र हैं आपके वो हरिद्वार एवं कौसानी हैं। तो हरिद्वार और कौसानी मृत्तिका शिल्प के प्रमुख केंद्र हो गए। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो